V12 अध्याय 111 चांदनी की चमक। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। चांद महारानी ने चेंगवू को देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और बिना किसी भाव के अपना हाथ हिलाया। फैंटेसी वी गोल्ड रिंग स्पाइंग वू को तब मलमल जैसी चांदनी ने लपेट लिया जिससे वह एक दयनीय चीख निकालती है। भले ही गोल्ड रिंग स्पाइंग वू एक डायमंड फैंटेसी वी फे था, फिर भी वह चांदनी का विरोध करने में सक्षम नहीं था। वास्तव में जब वह चीखने की कोशिश कर रहा था तो चांदनी ने उसकी आवाज़ को फंसा लिया और बिल्कुल भी उत्सर्जित नहीं हो सका। शांत और सुंदर चांदनी में वास्तव में एक हत्या का इरादा छिपा हुआ था, निर्दयी और तीखा। चंद्र महारानी चेंगवू को समझाने का मौका भी देने वाली थीं। जैसे ही चेंगवू को लगा कि गोल्ड रिंग स्पाइंगू की हालत खराब हो रही है, वह शोकाकुल हो गया और उसने अपना सिर जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं चंद्र महारानी से मेरी जान बख्शने की भीख मांगता हूँ। मैं चेंगवू अपना बाकी जीवन चंद्र महारानी के अधीन सेवा करने के लिए उपयोग करने को तैयार हूँ। चंद्र महारानी के चेहरे पर हड्डियां कांपने वाली अभिव्यक्ति थी, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी कोमल और सौम्य थी। हालांकि उनकी कोमल आवाज़ में हत्या करने की बेहिचक मंशा थी। चूंकि तुम इस महारानी के शिष्य को मारना चाहते थे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए था कि एक हत्यारे को भी मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चंद्र महारानी ने एक पल के लिए विराम लिया और आगे कहा, तुम इस महारानी के अधीन सेवा करने के योग्य नहीं हो। चांदनी के नीचे पश्चाताप करो। चंद्रमा महारानी के शब्दों को सुनने के बाद चेंगवू की आंखें बेजान हो गईं और वह एक पल के लिए अपनी आत्मा क्यूई को प्रसारित करना भी भूल गया। इस प्रकार चांद की रोशनी ने तुरंत उसकी एक भुजा को विघटित कर दिया। चंद्र महारानी ने अपने शब्दों में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया, क्योंकि वह चाहती थी कि चेंगवू को पता चले कि वह इस विपत्ति से बच नहीं पाएगा। चेंगवू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस बच्चे को उसने एक कीट के रूप में माना था वह वास्तव में चंद्र महारानी का शिष्य था। अगर यह किसी अन्य प्रकार का रिश्ता होता तो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग्यशाली हो सकता था। इससे पहले उसने चंद्र महारानी के शिष्य पर एक चाल चली थी, उसे मारने की चाल। अगर चंद्र महारानी की बाधा न होती तो उसकी गोल्ड रिंग स्पाइंगू ने अब तक लिन युआन की रीढ़ की हड्डी को खाली कर दिया होता। उस विचार से चेंगवू का दिल मृत राख में बदल गया। जैसे ही चेंगवू को लगा कि वह चांदनी में गायब होने वाला है, एक जैद हरा बांस का पत्ता अचानक दिखाई दिया और चेंगवू के सिर के ऊपर मंडराने लगा। जैद हरा बांस का पत्ता चमकीला हरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, जो चेंगवू के लिए केंद्रित चांदनी को अवरुद्ध कर रहा था। हालांकि कुछ ही सेकंड में बांस का पत्ता धीरे धीरे गायब हो गया और चांदनी में पूरी तरह से बिखर गया। एक सफ़ेद कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी जैद बांस पकड़े चेंगवू के पास दिखाई दिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने चेंगवू को लात मारी, जिससे वह 1 दर्जन मीटर दूर उड़ गया और चेंगवू को चांदनी के भीतर सबसे सघन स्थान से बाहर निकलने का मौका मिल गया। इसके तुरंत बाद चेंगवू के पास एक लाल कवचधारी व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने अपने हाथ की एक लहर से आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित की, जिससे चांदनी को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसे केंद्रित नहीं माना गया था। लाल कवच वाले व्यक्ति ने जल्दी से कहा, अगर चंद्र महारानी की ठंडी चंद्र अकेली डिस्क चांदनी उत्सर्जित करती रहेगी तो चेंगवू सचमुच बिखर जाएगा। क्या चंद्र महारानी कृपया पुनर्विचार करेंगी? बोलते समय लाल कवचधारी व्यक्ति ने आत्मा क्यूई की एक धार छोड़ी और चेंगवू को ढक दिया। आत्मा क्यूई की धार चेंगवू के शरीर के चारों ओर घूम गई, लेकिन वह उसकी चोटों को ठीक नहीं कर पाए। इस तरह लाल कवचधारी व्यक्ति भयभीत हो गया। उसने पहले ही चंद्र साम्राज्य के कोल्ड मून लोन डिस्क के अविश्वसनीय अनन्य कौशल के बारे में सुना था। कोल्ड मून लोन डिस्क का अनन्य कौशल ऊर्ध्वपातन किसी भी पदार्थ को गैसीय, तरल या ठोस अवस्था के अलावा चौथी अवस्था में बदलने में सक्षम था। ये पदार्थ को शून्य में बदल देता था। आज इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। चेंगवू भले ही क्लास 4 क्रिएशन मास्टर का शिखर हो, लेकिन उसने केवल सोर्स टाइप लाइफ फॉर्म के साथ एक अनुबंध बनाया था। गोल्ड रिंग स्पाइंगू क्रिएशन मास्टर की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम था, लेकिन यह वास्तव में युद्ध में निपुण नहीं था। फिर भी यह अभी भी डायमंड फैंटेसी वी सोर्स टाइप लाइफ फॉर्म था, फिर भी यह चांदनी का विरोध भी नहीं कर सका। ऐसा सोचते हुए लाल कवच वाले आदमी के दिल में ठंडक महसूस हुई। उसकी युद्ध शक्ति चेंगवू से बेहतर हो सकती थी, लेकिन जब उसने चांदनी को महसूस किया और आसमान में ठंडे चांद को देखा तो वह सोच में पड़ गया कि वह चांदनी में कितनी देर तक टिक सकता था। जब चंद्र महारानी ने देखा कि कोई वास्तव में चेंगवू की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है तो वह भौचक्की रह गई। जिस क्षण उसने भौचक्की रह गई, चांदनी ने एक प्रचंड शक्ति उत्सर्जित की। जैद बांस वाले व्यक्ति ने हल्की खांसी की और कहा, चंद्र महारानी, चेंगवू अभी भी एक शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर है। भले ही उसने वास्तव में आपको नाराज किया हो, आपने उसे पहले ही दंडित कर दिया है। वह पहले ही एक हाथ खो चुका है। क्या आप इस सम्राट का सम्मान कर सकती हैं और चेंगवू की जान बचा सकती हैं? जैसे ही बांस सम्राट ने बोलना समाप्त किया और चंद्र महारानी के चेहरे पर भाव देखा, वह समझ गया कि स्थिति ठीक नहीं थी।
चंद्र महारानी ने आकाश में अपना हाथ लहराया, जबकि चांदनी ठंडे चंद्रमा के रंग के साथ उसके हाथ के चारों ओर घूम रही थी। चंद्र महारानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, बांस सम्राट, क्या मैं तुम्हें चेहरा दिखाऊंगी? मैंने, चंद्र महारानी ने, कब किसी को चेहरा दिया है? क्या ये संभव है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे बैंगनी बांस के जंगल में एक पूरे महीने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हों? चंद्र महारानी द्वारा पूछे गए 3 सवालों ने बांस सम्राट को असहाय बना दिया। वह चंद्र महारानी के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि उसके लिए चेंगवू को छोड़ना असंभव था। इसके बावजूद बांस सम्राट ने पहले चेंगवू को देखा, फिर उसने हल्के से भौहें सिकुड़ी और गंभीर स्वर में कहा, प्रत्येक शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर रेडियंस फेडरेशन की राजधानी है। इसलिए ये सम्राट चंद्रमा महारानी से फिर से दयालु होने का अनुरोध करता है। चंद्र महारानी ने ठंडे स्वर में कहा, रेडियंस फेडरेशन की राजधानी? रेडियंस फेडरेशन की राजधानी कब से एक युवा वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर पर कदम रख सकती है? ऐसी राजधानी पहले से ही भ्रष्ट है। बांस सम्राट ने आखिरकार लिन युआन को देखा, जो चंद्र महारानी के बगल में खड़ा था। उसने जमीन पर और लिन युआन के शरीर पर खून के धब्बे देखे। यह अभी भी चमकीला लाल था और अभी तक सूखा नहीं था। खून इतना चमकीला लाल था क्योंकि लिन युआन के अंदरूनी अंग फट गए थे और उसने उल्टी कर दी थी। बांस सम्राट ने अपनी परिधीय दृष्टि का उपयोग करके चेंगवू पर घृणा से भरी एक तीर जैसी नजर डाली। फिर उसने लिन युआन से एक कोमल आवाज में कहा, युवा मित्र, चंद्र महारानी ने पहले ही चेंगवू को तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने से रोक दिया है। क्यों न मैं चेंगवू से कुछ कीमती आध्यात्मिक सामग्री के साथ तुम्हें मुआवजा देने के लिए कहूँ? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह इस घृणा को दूर करे और फिर कभी तुम्हारे साथ परेशानी न मोल ले। लिन युआन को शुरू में आश्चर्य हुआ कि वह क्लास 5 क्रिएशन मास्टर बैम्बू मोनाक को देख सकता था। रेडियंस फेडरेशन के 3 क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स में से 2 मौजूद थे। बांस सम्राट की आवाज़ कोमल और मनभावन लग सकती है, जबकि जिस तरह से उन्होंने लिन युआन को एक युवा मित्र के रूप में संबोधित किया वह मित्रतापूर्ण लग सकता है, लेकिन क्या लिन युआन वास्तव में इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने में सक्षम था? इससे पहले कि लिन युआन कुछ बोल पाती, चांद महारानी का हाथ चमक के साथ घूम गया और फिर उसने उसे पकड़ लिया। फैंटेसी वी गोल्ड रिंग स्पाइंग बूथ अब चांदनी में लिपटा हुआ था और अचानक चांदनी चमक के नीचे हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। चमकती चांदनी ने डायमंड फैंटेसी वी जीवन रूप को तुरंत हवा में उड़ा दिया और उसे धूल के अदृश्य कणों में बदल दिया। क्या मुझे इसे बांस सम्राट के रूप में लेना चाहिए जो मेरे शिष्य के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? सड़ते हुए मांस से कीड़े निकलते हैं, सूखी हुई मछली में छेद दिखाई देते हैं। जो भी दूषित और सड़ रहा है उसे खत्म कर देना चाहिए। क्या बांस सम्राट ये सोच रहा है कि सड़ती हुई लकड़ी से फूल उगाए जा सकते हैं और चमक के साथ खिल सकते हैं? लिन युआन ने चंद्र महारानी के शब्द सुने तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। बांस सम्राट का स्वर भले ही कोमल लग रहा था, लेकिन यह निर्विवाद था। इसके बाद चंद्र महारानी का कथन उसकी रक्षा के लिए था। जब बांस सम्राट को पता चला कि चंद्र महारानी के बगल में खड़ा युवक उनका शिष्य है, तो उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया और फिर मुस्कुराया और कहा, मैं चंद्र महारानी को एक महान शिष्य प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूँ। वर्तमान में बांस सम्राट को पता था कि उसकी कही कोई भी बात उपयोगी नहीं होने वाली थी। चंद्र महारानी के शिष्य पर चेंगवू का हमला मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। उसने देखा कि चंद्र महारानी ने चांदनी के साथ चेंगवू की गोल्ड रिंग स्पाइंगू को उदात्त कर दिया और किसी भी तरह की बाधा का संकेत नहीं दिखाया। गोल्ड रिंग स्पाइंगू के विघटित होने के बाद चेंगवू का मूल रूप से रक्तहीन चेहरा अब और भी पीला पड़ गया था और वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया था। गोल्ड रिंग स्पाइंगू की मृत्यु ने चेंगवू की आध्यात्मिक ऊर्जा पर एक बहुत बड़ा मानसिक आघात छोड़ा। चेंगवू को शारीरिक चोटों से उतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी मानसिक आघात से हुई। यह असहनीय था। अचानक क्षितिज से एक आकर्षक आवाज गूंजी। एक नकाबपोश और काले वस्त्र पहने महिला हवा में कदम रखते ही आ गई। चंद्रमा महारानी वास्तव में अविश्वसनीय है और उसने सीधे इस गोल्ड रिंग स्पाइंगू को उदात्त कर दिया है। चेंगवू ने केवल इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप के साथ एक अनुबंध किया था। इसलिए चूंकि यह पहले से ही मर चुका है, मुझे आश्चर्य है कि क्या चंद्र महारानी का गुस्सा शांत हो गया है। हालांकि काले वस्त्र पहने महिला के मुखौटे के कारण उसका चेहरा पूरी तरह से देखना असंभव था, फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह जटिल भाव से चंद्र महारानी को देख रही थी। चंद्र महारानी ने अपना सिर उठाया और काली पोशाक वाली महिला को भी जटिल आंखों से देखा। हालांकि उसके हाव भाव नहीं बदले। अगर इस महारानी का गुस्सा शांत हो जाता है तो ये तुम्हारा कोई मामला नहीं है। एक मुख्य रक्षक के रूप में तुम आत्मा रक्षकों की देखरेख क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम वाकई इतनी आज़ाद हो? लिन युआन ने शब्द सुनकर आसमान की ओर देखा। ये काले वस्त्र वाली महिला वास्तव में आत्मा रक्षकों की मुख्य रक्षक है। वह वर्तमान युग की शीर्ष श्रेणी की विशेषज्ञ है। काले वस्त्र पहने महिला अब बांस सम्राट के बगल में खड़ी थी और उसने कहा, शियुए, एक सज़ा काफ़ी है।
तुम युवा नहीं हो और पहले से ही कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर हो। तुम रेडियंस फेडरेशन के स्तंभ हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि कब सज़ा देनी है और कब इनाम देना है। जैसे ही काले वस्त्र पहने महिला ने बोलना समाप्त किया, एक तीव्र आत्मा क्यूई तरंग उठी और एक सुनहरे कवच वाला अधेड़ व्यक्ति लाल कवच वाले व्यक्ति के बगल में दिखाई दिया। वह लाल कवच वाले व्यक्ति के पास से चला गया, चेंगवू को जमीन से उठाया और ऊंची आवाज में कहा, चीफ गार्ड ये सही है। चेंगवू क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर है। भले ही वह गलती पर हो, उसे दंडित करने से पहले केवल न्याय किया जाना चाहिए। अब जब चंद्रमा महारानी ने उसे दंडित कर दिया है तो बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लाल कवच वाला आदमी चमकता हुआ बांस सम्राट के सामने आ गया। उसे जल्दी से सोने के कवच वाले आदमी से दूर खड़ा होना पड़ा। फिर उसने चुपचाप शिकायत की, आयरन प्रिजन भी यहाँ क्यों है? अगर वह यहाँ है तो ठीक है, लेकिन वह वास्तव में चंद्रमा महारानी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह मुसीबत मोल लेने की कोशिश नहीं कर रहा है? आयरन प्रिजन ने जिस तरह से मामले को संभाला, उसे देखते हुए उसे शायद मून एम्प्रेस के हाथों में कष्ट सहना पड़ेगा। लाल कवच वाले व्यक्ति ने बांस सम्राट को देखा और महसूस किया कि वह आयरन प्रिजन को नाराज भाव से देख रहा था। उसे नहीं पता था कि बांस सम्राट भी अपने दिल में कह रहा था, अच्छा नहीं। आयरन प्रिजन ने मामले को सीधे तरीके से संभाला है। इसे अच्छे तरीके से कहें तो यह उसका प्रभुत्व है, लेकिन क्या उसका प्रभुत्व मून एम्प्रेस के खिलाफ उपयोगी है? अगर यह मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है तो और क्या है? चेंगवू ने लगभग चंद्र महारानी के शिष्य को मार डाला था। अब जब आयरन जेल आ गई तो वह वास्तव में चंद्र महारानी के खिलाफ गया और उसे आदेश दिया, मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। चेंगवू भी अब अपने होश में आ गया था और उसे याद आया कि वह अभी भी एक सम्मानित शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर था और रेडियंस फेडरेशन के लिए बहुत उपयोगी था। उस विचार से चेंगवू का दिमाग चमक उठा, इसलिए उसने सोने के कवच वाले आदमी की ओर देखा जिसने उसे पकड़ लिया था और कहा, लॉर्ड आयरन प्रिजन, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे बचा लो। चेंगवू ने फिर चंद्र महारानी की ओर देखा। महारानी चंद्र महारानी, मैं चेंगवू जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैं अपनी सारी संपत्ति आपके महान शिष्य को देने को तैयार हूं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी जान बख्श दें। जब आयरन प्रिजन ने चेंगवू को मदद के लिए पुकारते हुए सुना तो उसका चेहरा अप्रिय हो गया। वह भले ही एक सीधा सादा व्यक्ति था, लेकिन वह समझ गया कि ऐसा करने से ऐसा लगेगा कि वह सीधे तौर पर चंद्र महारानी का विरोध कर रहा है। हालांकि आयरन प्रिजन ने चेंगवू को अपने हाथ से दूर नहीं फेंका और ठंडे चेहरे के साथ कहना जारी रखा, लॉर्ड एस मून एम्प्रेस ने पहले ही सजा दे दी है। आपको अपनी सजा और पुरस्कार अलग अलग रखने होंगे। चंद्रमा की महारानी ने उपहास किया और हवा में खड़ी हो गई। सघन चांदनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आयरन जेल पर पड़ने से पहले ठोस हो गई थी। यह महारानी चंद्र महारानी है, इसलिए चेंगवू को मेरी सजा भी एक इनाम है। तो मैं सजा और इनाम को अलग कैसे नहीं करूं? चूंकि तुम चेंगवू को ले जाना चाहती हो तो मैं देखूंगा कि तुम आयरन जेल ऐसा करने की क्षमता रखती हो या नहीं। जहां भी चंद्र महारानी की चांदनी पड़ती वहां चांद के रंग की लहरें उठतीं। ये बेहद खूबसूरत था, लेकिन जिसने भी इसे देखा उसकी रीढ़ में सिहरन सी महसूस हुई। आयरन प्रिजन ने अचानक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और एक प्रागैतिहासिक ड्रैगन जानवर को बुलाया जो लगभग 40 मीटर आकार का था। ड्रैगन जानवर ने चांदनी से बचाव के लिए ऊर्जा उगल दी। जब चंद्र महारानी ने आयरन प्रिजन को अपने परी को बुलाते देखा तो उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। उसी समय आसमान में चमकता हुआ चांद अचानक चमक के साथ फूट पड़ा। चांदनी लहरों वाले पानी की तरह थी और उन लहरों के बीच ठंडे चांद से बनी पोशाक में एक नंगे पैर वाली युवा लड़की चांद से नीचे चली आई। युवा लड़की के लंबे बाल अत्यंत सघन चांदनी थे और उसका भव्य चेहरा चंद्र महारानी से 70% समानता रखता था। जैसे ही छोटी लड़की चांदनी में चली, उसे ऐसा लगा जैसे चांदनी के साथ चमकते सितारे भी हों। प्रागैतिहासिक ड्रैगन जानवर ने तुरंत एक दयनीय दहाड़ लगाए और उड़ गया। इसके बाद बांस सम्राट और काले वस्त्रधारी महिला ने चांदनी के हमले को रोकने के लिए एक एक ऊर्जा किरण छोड़ी। बांस सम्राट ने आश्चर्य के साथ चंद्र महारानी की ओर देखा, लेकिन सुखद आश्चर्य भी हुआ। चंद्र महारानी, आपकी ठंडी चंद्र लोन डिस्क मिथक 2 तक पहुंच गई है। बांस सम्राट के बगल में खड़े लाल कवचधारी व्यक्ति ने चमकती आंखों से चांदनी में से बाहर आती हुई लड़की को देखा। मिथक 2 फेस रूपांतरित होकर मानव रूप ले सकते हैं। चांद महारानी आसमान में खड़ी होकर उपहास कर रही थी। बांस सम्राट, तुम बूढ़े हो। तुम्हारा इन पॉइंट सम्राट बांस कुछ दर्जन साल पहले ही मिथक नस्ल का था। यह महारानी यह नहीं मानती कि तुम्हारा इन पॉइंट सम्राट बांस अभी तक मिथक 2 तक नहीं पहुंचा है। चंद्र महारानी ने बांस सम्राट पर एक नज़र डाली और फिर काले वस्त्र पहने नकाबपोश महिला पर एक और नज़र डाली और फिर कहा, चूंकि तुम लड़ना चाहते हो इसलिए यह महारानी पीछे नहीं हटेगी।
यह महारानी 10 साल से एकांत में है और ऐसा लगता है कि तुम में से किसी ने भी इस महारानी को अपनी नज़रों में नहीं रखा। बोलने के बाद चंद्र महारानी ने अपना कंधा ऊपर उठाया और वह छोटा सफ़ेद खरगोश जो मूली कुतर रहा था अचानक बहुत बैंगनी हो गया। जैसे ही उसका फर बैंगनी रंग के शिखर पर पहुंचने वाला था, अचानक आसमान से एक आवाज़ गूंजी और यह बहुत ज़रूरी लग रही थी। एक आदमी जिसके चेहरे पर पहले से ही मुस्कुराहट थी, जोर से चंद्र महारानी से चिल्लाकर कह रहा था, चंद्र महारानी, क्या आप 10 साल पहले की घटना को भूल गई हैं? आप 10 साल से एकांतवास में हैं। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आप 10 साल पहले की उस घटना को भूल नहीं पाईं? आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी और जब चंद्र महारानी ने यह कथन सुना तो वह रुक गईं और एक क्षण के लिए चुप हो गईं। उसने अपना हाथ हिलाया और आकाश में अकेला चांद तुरंत गायब हो गया। दोपहर का सूरज फिर से सामान्य रूप से चमकने लगा। चांद महारानी ने मुड़कर लिन युआन को खींच लिया और आकाश में उड़ गई। उसने पीछे मुड़कर किसी की ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी ठंडी आवाज़ गूंज उठी। चेंग वू ने इस महारानी के शिष्य रेडियंस फेडरेशन के क्लास 2 क्रिएशन मास्टर लिन युआन की हत्या करने की कोशिश की। उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। चूंकि आप सभी ने 10 साल पहले की घटना का इस्तेमाल इस महारानी के दुखते स्थान पर वार करने के लिए किया था, इसलिए चेंग वू को उसके पापों को धोने के लिए कैद किया जाना चाहिए। चंद्र महारानी ने 3 सेकंड के लिए विराम लिया और फिर आगे कहा, जब तक वह मर नहीं जाता उसे रिहा नहीं किया जाएगा। यह महारानी की सबसे बड़ी उदारता है। वंत सचमुच रोता हुआ चांद दृष्टिकोण का परिवर्तन। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। चंद्र महारानी लिन युआन को वापस रेडियंट मून पैलेस ले आईं। उसकी चोटों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्होंने चिंता से कहा, यह मेरी गलती है। जब तुम चले गए तो मैंने किसी को तुम्हारे पीछे आने देने के बारे में सोचा भी नहीं था। तुम्हें झटका लगा है, लेकिन यह अच्छा भी है। इस घटना ने तुम्हें कुछ सिखाया है जो मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें कैसे सिखाना चाहिए था। बोलते समय चंद्र महारानी एक पल के लिए रुकी और लिन युआन की ओर बहुत गंभीर तरीके से देखा। इस दुनिया में आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी ताकत की तुलना में कुछ भी नहीं है। लिन युआन ने चंद्र महारानी की बातें सुनकर सिर हिलाया। उस समय लिन युआन चंद्र महारानी को ऐसी आंखों से देख रहा था जो पहले से बिल्कुल अलग थीं। पहले लिन युआन को पता चल सकता था कि चंद्र महारानी उसकी गुरु हैं, लेकिन वह अभी भी अनुकूलन की प्रक्रिया में था। आखिरकार कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बनता। हालांकि जब चेंग वू ने उसे मारने की कोशिश की थी और वह प्रतिरोध करने में असहाय था, तो यह चंद्र महारानी की चांदनी थी जिसने उसे बचाया था। ये वर्तमान युग का पूर्ण विशेषज्ञ था जिसने उसकी रक्षा की थी। अगर लिन युआन न होता तो क्या चंद्र महारानी को चेंग वू के लिए मुश्किलें खड़ी करनी पड़तीं? क्या वे सभी विशेषज्ञ इकट्ठे होते? लिन युआन अवर्णनीय रूप से भावुक हो गया। 8 साल की उम्र से ही कठोर दुनिया और वास्तविकता का दृढ़ता से सामना करने के बाद अब जब वह इस संकट से सुरक्षित हो गया था तो एक दर्दनाक भावना अनायास ही उभर आई। यह एक ऐसी भावना थी जिसे लिन युआन प्रकट नहीं कर सकता था और केवल अपने दिल में दबा सकता था। 18 साल की उम्र में ही अपरिचित शब्द मास्टर अचानक उसके दिल में अंकित हो गया था। जब चंद्र महारानी ने लिन युआन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह भौचक्की हो गई और लिन युआन को चिंता से देखने लगी। पहली बार ऐसी घटना का अनुभव करना निश्चित रूप से एक सदमा है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, मास्टर यहाँ हैं। लिन युआन की आंखों में ये दर्द था, लेकिन ये बहुत सूखा था और आंसू नहीं निकल रहे थे। हालांकि उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उसका दिल भरपूर गर्मजोशी से भरा हुआ था। लिन युआन ने बहुत देर तक अपने होंठ दबाए रखे और अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाया। वह एक पल के बाद ही बोल पाया, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में किसी की ताकत हमेशा खुद की रक्षा करने का आधार होगी। ये देखकर कि लिन युआन इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, चंद्र महारानी ने संतोष से सिर हिलाया। लिन युआन को याद आया कि जब उन सभी विशेषज्ञों ने 10 साल पहले हुई घटना का जिक्र किया था। हालांकि अगर वह घटना उन सभी शीर्ष विशेषज्ञों से जुड़ी होती तो स्टार वेब पर इसके बारे में पढ़ना संभव नहीं था। उस समय लिन युआन ने देखा कि चंद्र महारानी एक बॉक्स सौंप रही हैं। बॉक्स के अंदर 3 शिखाएं थीं और वे वही शिखाएं थीं जो लिन युआन को कक्षा 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा पास करने के बाद मिली थीं। हालांकि प्रत्येक शिखर पर एक अतिरिक्त और असामान्य रूप से उत्कृष्ट नक्काशी थी, अर्धचंद्र का प्रतीक। जब लिन युआन को चंद्र महारानी का बक्सा मिला तो उसने तुरंत सिर झुकाया और चंद्र महारानी को गुरु कहकर पुकारा। चांद महारानी के ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने लिन युआन को एक टोकन दिया जो छूने में गर्म और जेड की तरह शुद्ध था। जेड टोकन पर 2 अर्धचंद्र उकेरे गए थे और वे ऊपर और नीचे की नोक पर जुड़े हुए थे, जिससे एक प्राचीन एहसास हो रहा था। ये रेडियंट मून टोकन है। पहले आपने मेरे सभी उपहारों को अस्वीकार कर दिया था। अब जब आप मुझे अपना गुरु बनाने के लिए औपचारिक अनुष्ठानों से गुजर चुके हैं तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या देना है।
ये रेडियंट मून टोकन ले लो और अगर आपको किसी आध्यात्मिक सामग्री की ज़रूरत है तो आप बस इस रेडियंट मून टोकन को रेडियंट मून पैलेस के आध्यात्मिक सामग्री तिजोरी में ला सकते हैं। लिन युआन ने गंभीरता से रेडियंट मून टोकन प्राप्त किया। इस घटना का अनुभव करने के बाद उसका रवैया पहले से ही बदल गया था। जीवन या मृत्यु के अनुभव से पहले लिन युआन खुद पर भरोसा करने और अपने दम पर हर मेहनती कदम उठाने के बारे में सोच रहा था। वह अभी भी ऐसा ही सोच रहा होगा, लेकिन उसका दिमाग अब थोड़ा खुला हुआ था। आध्यात्मिक सामग्री एकत्रित करने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा करने की उनकी दृढ़ता वास्तव में सही थी। वह पहले ही समारोह की रस्में पूरी कर चुका था और अब चंद्र महारानी आधिकारिक तौर पर उसकी गुरु बन चुकी थी। लिन युआन जानता था कि अभी उसकी सबसे बड़ी चुनौती आध्यात्मिक सामग्री इकट्ठा करना था। यही कारण था कि उसके फेयर की गुणवत्ता अभी तक लीजेंड गुणवत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके परिणामस्वरूप लिन युआन के पास बिना किसी कारण के 3 विल पावर रून थे। उनकी जैस्मीन लिली पहले से ही कांस्य एक्स महाकाव्य थी। उसे लीजेंड क्वालिटी में अपग्रेड करने के लिए केवल कुछ आध्यात्मिक तत्वों की कमी थी। पहाड़ों में समझे गए विल पावर रून को मिलाकर जैस्मीन लिली एक काल्पनिक नस्ल में विकसित हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो लिन युआन कांस्य काल्पनिक नस्ल का मालिक बन सकता था। लिंग जियो ने पहले उल्लेख किया था कि जितनी जल्दी फेई काल्पनिक नस्ल में आगे बढ़ता है उतनी ही अधिक संभावना होती है। इसलिए लिन युआन बहुत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि रेड थॉर्न भी कांस्य में लीजेंड क्वालिटी तक पहुंच जाए। एक बार जब रेड थॉर्न लीजेंड क्वालिटी तक पहुंच जाता है तो वह इसे नरसंहार के दौरान समझे गए विल पावर रून के साथ मिलाने में सक्षम होगा, जिससे रेड थॉर्न भी एक काल्पनिक नस्ल बन जाएगा। लिन यू ने तीसरे विल पावर रून को तब समझा था जब वह दिन और रात के परिवर्तन को देख रहा था। ये विल पावर रून शायद चिमी के साथ थोड़ा संगत हो, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी कमी थी। चिमी का विशेष कौशल साफ आकाश था और इसमें सूर्य की शक्ति थी। हालांकि इस विल पावर रून में दिन और रात के बीच का परिवर्तन शामिल था, इसलिए लिन युआन के पास इस रून के लिए एक और योजना थी। लिन युआन अभी भी एक और या एक स्रोत प्रकार के जीवन रूप को अनुबंधित करने में सक्षम था, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम थी। अब तक लिन युआन कभी भी एक नया अनुबंध बनाने की जल्दी में नहीं था। अगर कोई उपयुक्त फे होता जो दिन और रात के परिवर्तन के दौरान उसके द्वारा समझे गए इच्छाशक्ति रून के साथ संगत होता तो लिन युआन को एक अतिरिक्त फे रखने में कोई आपत्ति नहीं होती। चेंगवू द्वारा हमला किए जाने के बाद लिन युआन ने पहले ही अपनी ताकत बढ़ाने को सबसे महत्वपूर्ण मामला मान लिया था। लिन युआन के लिए अपनी ताकत बढ़ाना मुश्किल नहीं था, उसे बस समय की जरूरत थी। इस प्रकार लिन युआन ने अपने मन में बनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। अगले साल के लिए उसने अपनी ताकत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। रेडियंट मून पैलेस के आध्यात्मिक तत्व को देखते हुए संसाधनों के मामले में लिन युआन का मानना था कि इस 1 वर्ष के दौरान उनमें परिवर्तन आएगा। ये देखकर कि लिन युआन ने रेडियंट मून टोकन स्वीकार कर लिया है, चंद्र महारानी बेहद खुश हुई। जाओ और अगले 2 दिनों तक आराम करो। तुम्हारी शारीरिक चोटें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हें अपनी आत्मा में कुछ गड़बड़ महसूस हो तो मुझे बताओ। एक गुरु के रूप में चंद्र महारानी जानती थीं कि कुछ चीजें ऐसी थीं जिनमें वे मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं थीं, जैसे कि पहला शिकार या मृत्यु से पहला बचना। दृष्टिकोण में ये परिवर्तन ऐसी चीजें थीं जिन पर एक आत्मिक क्यूई पेशेवर को स्वयं काबू पाना था और एक मास्टर केवल मार्गदर्शन दे सकता था। लिन युआन चंद्र महारानी के आंतरिक महल से निकलकर अपने मंडप में वापस आ गया। वह कुर्सी पर बैठ गया और उसके दिमाग में अभी भी सोने की अंगूठी वाली स्पाइंगू का दृश्य घूम रहा था जो उसकी गर्दन की ओर उड़ रही थी। हालांकि लिन युआन डर नहीं रहा था और इसके बजाय साहस से भरा हुआ था। इस निराकार झटके का अनुभव करने के बाद लिन युआन को पता था कि उसे मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और रेड थॉर्न, जीनियस और चिमी की जांच की। ये देखने के बाद कि वे ठीक काम कर रहे थे, लिन युआन को आखिरकार राहत मिली। रेड थॉर्न की बेलें जो स्पाइंगू द्वारा काटी गई थीं, वे भी वापस उगाई थीं। अप्रत्याशित रूप से इस लड़ाई के बाद रेड थॉर्न की गुणवत्ता दोषरहित से महाकाव्य में अपग्रेड हो गई थी। ये भी एलीट IX में था। लिन युआन खुश था। रेड थॉर्न की गुणवत्ता में सुधार लड़ाई से संबंधित हो सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से हीरे ग्रेड फे स्टोरेज बॉक्स के भीतर पौष्टिक मांस के कारण था। आखिरकार रेड थॉर्न का विकास उपभोग पर निर्भर था। यदि यह बड़ी मात्रा में मांस का सेवन करता है तो लिन युआन का मानना था कि रेड थॉर्न अगले 1 या 2 दिन में कांस्य में विकसित हो जाएगा। ये रेड थॉर्न को अपने पहले विशेष कौशल का स्वागत करने की अनुमति देगा। तब तक ये स्रोत प्रकार के जीवन रूप के रूप में रेड थॉर्न का पहला और सच्चा कायापलट होगा। युआन ने जीनियस और चिमी को अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस नहीं लिया, न ही उन्हें मंडप में रहने दिया। इसके बजाय उसने उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में ही रखा। लिन युआन द्वारा स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर टेबल पर प्लेटिनम केन लूफा और अजवाइन की बेल रखी गई थी।
एक साधारण लकड़ी की मेज धीरे धीरे जेड में बदल गई क्योंकि स्पिरिट की सांद्रता बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना अधिक केंद्रित थी। यह अब बेहद उत्तम था। लिन युआन के मन में अब स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में और अधिक लकड़ी की सामग्री रखने और उन्हें कुछ समय के बाद जेड में बदलने का विचार आया। लकड़ी को जेड जैसी बनावट में बदलना उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ था। शानदार दिखने की वजह से कीमत भी बढ़ जाती थी, खासकर जेड बनावट वाले फर्नीचर को लग्जरी आइटम माना जाता था। जब जीनियस और चिमी को भूख लगती थी तो वे टेबल से प्लेटिनम सेलरी वाइन और केनलूफा खा सकते थे। पहले उस लड़ाई का अनुभव करने और लिन युआन को खून की उल्टी करते देखने के बाद जीनियस और चिमी आज्ञाकारी रूप से लिन युआन से चिपके हुए थे। हर 1 या 2 मिनट के बाद चिमी लिन युआन के कानों के पास शोर मचाता रहता और लिन युआन द्वारा ये गारंटी दिए जाने के बाद ही वह शांत होता कि वह ठीक है। जीनियस भी लिन युआन के कंधे पर बैठा हुआ था और कह रहा था, युआन, मैं तो डर के मारे मर गया। मैं बेकार हूं और लड़ाई में किसी काम का नहीं हूं। लिन युआन ने जीनियस के सिर को जल्दी से रगड़ा जब तक कि वह एक आरामदायक खर्राटे की आवाज़ नहीं निकालता। लिन युआन ने फिर कहा, अगर तुम्हारा चश्मा वाला रूप न होता जिससे मुझे निर्णायक क्षण में क्यूई बल को चकमा देने का मौका मिलता तो मैं हमले की पहली लहर के बाद रेंगने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए जीनियस महान है। लिन युआन की प्रतिक्रिया सुनने के बाद जीनियस ने कुछ बार म्याऊं की और गहरी नींद में सोने से पहले एक आरामदायक स्थिति की तलाश में मेज पर चढ़ गया। लिन युआन को जीनियस की प्रशंसा करते देख चिमी जोर से चहकी और फिर से लिन युआन के कान के पास उड़ गई। लिन युआन ने फिर ठहाका लगाया और चिमी को खिलाने से पहले अजवाइन की बेल का एक पत्ता तोड़ा। चिमी का साउंड थ्रस्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर चिमी का साउंड थ्रस्ट न होता तो चेंग रुई को घायल करना लगभग असंभव होता। लिन युआन की प्रशंसा के बाद चिमी ने अजवाइन की बेल के पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े खुशी खुशी खाए। एक बार जब उसने पेट भर खाया और पिया तो वह जीनियस के सिर की ओर संतुष्टि के साथ उड़ गया और जीनियस के फर के भीतर सो गया। पहले की लड़ाई ने जीनियस और चिमी की आत्मा को बहुत थका दिया था। आत्मा की थकावट को पूरा करने का सबसे आसान तरीका था अच्छी नींद लेना। जहां तक गोल्ड विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप की बात है, लिन युआन ने इसे पहले ही अपने स्टार वेब स्टोर पर बिक्री के लिए रख दिया था। बहुत से लोगों ने इसे खरीदने की पेशकश की। उनके प्रस्ताव बहुत बढ़िया थे, लेकिन लिन युआन इसे बेचने में झिझक रहा था। लिन युआन स्पिरिट पूल के बगल में पानी की टंकियों के पास गया और उसने देखा कि 5 फॉर्च्यून रांचू के कई अंडे पहले ही फूट चुके थे। पानी की टंकियों में कई छोटी मछलियां तैर रही थीं और वे आधे सेंटीमीटर से भी कम लंबी थीं। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की शिशु मछली को समृद्ध स्पिरिट क्यूई वाले वातावरण में किसी भी भोजन की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लिन युआन ने फिर भी शिशु मछलियों के पहले बैच को दूसरे पानी के टैंक में डाल दिया। शिशु मछलियों की दृष्टि खराब थी और इस समृद्ध स्पिरिट क्यूई वातावरण में तेजी से विकास के कारण वे उन अंडों को खा सकते थे जो अभी तक फूटे नहीं थे। स्पिरिट पूल में बहुत सारी सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश भी थी जो एलीट ग्रेड में विकसित हो गई थीं। हालांकि ये एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश केवल स्पिरिट पूल की सीमा पर तैरने की हिम्मत रखती थीं। केवल लिन युआन की अनुबंधित स्पिरिट गैदर गोल्डफिश ब्लैकी स्पिरिट पूल के केंद्रीय और विशाल भाग का आनंद लेने में सक्षम होगी। समय समय पर वह पूल के तल पर जाकर एक तितली शेल खा लेता था, जिससे उसे सचमुच एक आरामदायक एहसास होता था। अचानक लिन युआन ने एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य देखा। स्पिरिट गैदर गोल्डफिश ब्लैकी ने एक बटरफ्लाई शेल पकड़ा और पूल के किनारे की ओर तैर गई। फिर उसने अपनी पूंछ हिलाकर 2 एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को पीछे धकेल दिया और एक मादा 5 फॉर्च्यून रांचू को पीछे छोड़ दिया। ब्लैकी ने बटरफ्लाई शेल को मादा 5 फॉर्च्यून रांचू की ओर थूक दिया और मादा 5 फॉर्च्यून रांचू को बटरफ्लाई शेल को ध्यान से खाते हुए देखने के बाद ब्लैकी गर्व के साथ पीछे मुड़ा और पूल के केंद्र में वापस तैर गया। मादा 5 फॉर्च्यून रांचू ने बटरफ्लाई शेल को खाने के बाद सावधानी से पूल के केंद्र की ओर तैरना शुरू कर दिया। ब्लैकी को उस मादा 5 फॉर्च्यून रांचू की चिंता नहीं थी जो तैरकर उसके पास आ जाती थी, लेकिन जब अन्य एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश तैरकर उसके पास आती थी तो ब्लैकी निर्दयतापूर्वक अपनी बड़ी पूंछ हिलाकर उन्हें भगा देता था। लिन युआन हैरान रह गया और जब उसने बोतल का ढक्कन उठाया तो उसे अनजाने में ही उस दुष्ट जोड़े की याद आ गई। उसे अचानक लगा जैसे उसके अपने ही शैतान ने उसे कुत्ते का खाना खिला दिया हो और उसने मन ही मन कहा, जानवरों में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। उस समय लिन युआन ने अचानक एक बहुत ही नाजुक आवाज़ सुनी। उसने पलटकर देखा कि उसने जो तितली का कोकून टेबल पर रखा था वह हल्के से फट गया था। एक नवजात ब्लू फ्लैश तितली बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। नवजात ब्लू फ्लैश तितली के पंख अभी भी बहुत कोमल थे क्योंकि वे आपस में मुड़े हुए थे और पूरी तरह से फैल नहीं पा रहे थे। लिन युआन सिर्फ वहां चला गया और बिना कुछ किए देखता रहा। तितली की पहली बाधा अपने पंख फैलाना था और यह सबसे कठिन बाधा थी जिसे बहुत सी तितलियां पार नहीं कर पाती थीं। हालांकि एक बार जब वह इस बाधा को पार कर लेती तो तितली को कोई और बाधा नहीं होती और वह नीले आसमान में आज़ादी से उड़ पाती।
लेकिन जब ब्लू फ्लैश तितली ने अपने पंख पूरी तरह फैलाए तो लिन युआन दंग रह गया। पंख नीले नहीं बल्कि बैंगनी थे। लिन युआन अचंभित रह गया और उसने मोर्बियस के विशेष कौशल स्पिरिट लॉक का उपयोग करने में संकोच नहीं किया, इस बैंगनी पंख वाली ब्लू फ्लैश तितली को स्पिरिट लॉक फे के रूप में स्थापित करने के लिए। ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई के साथ अनुबंध करने के बाद भी लिन युआन अपने होश में वापस आने में असमर्थ था। क्या मैं सचमुच इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे ब्लू फ्लैश पर्पल तितली के साथ अनुबंध करने का मौका मिला, जो ब्लू फ्लैश तितली प्रजाति में लगभग कभी नहीं दिखाई देती। ब्लू फ्लैश पर्पल तितली को ब्लू फ्लैश तितलियों के बीच सबसे शुद्ध अस्तित्व माना जाता था। जैसे ही ये तितली कोकून से बाहर निकलती है, ये वंश रेखा की ओर एक विकास से गुजरती है, जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के बीच निर्दोष मॉडल को जागृत करती है। ब्लू फ्लैश पर्पल तितलियां वास्तव में बहुत दुर्लभ थीं, इतनी दुर्लभ कि वे केवल स्पिरिट क्यूई जागृति से पहले प्राचीन ग्रंथों में ही मौजूद थीं। अधिकांश लोगों ने ब्लू फ्लैश पर्पल तितली को ऐसी प्रजाति के रूप में माना जो अस्तित्व में नहीं थी, और वे ऐसी परी थीं जो केवल अवधारणाओं में ही मौजूद थीं। यहाँ तक कि विचित्र प्रतियोगिताओं में भी ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को काल्पनिक नस्लों के रूप में माना गया, जो कि काल्पनिक नस्लें नहीं थीं। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की किंवदंती के कारण ब्लू लाइट देवी तितली, जो ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई से विकसित हुई थी, को वास्तव में फी पेजेंट के दौरान पहले स्थान पर रखा गया था। हालांकि अधिकारी यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं थे कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई वास्तव में मौजूद थी या नहीं। आखिरकार प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के अस्तित्व को साबित करना संभव नहीं था। इसलिए बैंगनी प्रकाश देवी तितली की पूर्ण सुंदरता को नीली प्रकाश देवी तितली की रैंकिंग के लिए ध्यान में नहीं रखा गया था। अन्यथा नीली प्रकाश देवी तितली अपनी कम क्षमताओं के कारण शीर्ष 3 से बाहर नहीं होती। जब लिन युआन ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को देखा और ट्रू डेटा की जानकारी की जांच की, तो वह अपने माथे पर थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक सका। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई वास्तव में एक परी थी जो तितली कोकून से निकलते समय दोषरहित मॉडल की ओर विकसित हुई थी। सामान्य ब्लू फ्लैश पर्पल तितली की मूल क्षमता साइलेंट स्केल पाउडर ब्लू फ्लैश तितली के साइलेंट स्केल पाउडर से पूरी तरह से अलग थी। ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई का स्केल पाउडर तेज हवाओं और अन्य प्राकृतिक पर्यावरणीय प्रभावों से बिखर सकता है, विशेष रूप से जब स्केल पाउडर वर्षा के पानी से धुल जाता है, तो इसकी मौन क्षमता अपना प्रभाव खो देगी। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साइलेंट स्केल पाउडर में सबसे मजबूत विशेषता थी क्योंकि इसमें संलग्न होने की क्षमता थी। लक्ष्य से संपर्क करने के बाद छोटा स्केल पाउडर लक्ष्य की त्वचा में डूब जाता था, जब तक कि यह भस्मीकरण क्षमता न हो, जैसे कि धधकती लौ जो स्केल पाउडर के शक्तिशाली प्रभावों को जला सकती है, तब तक तेज हवाओं को प्रभावित लक्ष्यों से स्केल पाउडर को हटाने में मुश्किल होगी। साथ ही बारिश का पानी त्वचा पर स्केल पाउडर के प्रभाव को और बढ़ा देगा। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई सचमुच शक्तिशाली है, लिन युआन ने अनजाने में आह भरी। अब से ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई अब किंवदंती नहीं रही, क्योंकि लिन युआन के हाथों में एक थी। फ्लैश बटरफ्लाई के एक निर्दोष मॉडल के रूप में ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई स्वाभाविक रूप से अपनी क्षमताओं के अभिशाप से बच नहीं सकती थी। इसकी सामान्य क्षमता अभी भी दुर्जेय थी, लेकिन इसकी भविष्य की सभी क्षमताएं बेकार थीं। हालांकि ये लिन युआन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता था, क्योंकि उसे केवल ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की बुनियादी क्षमता की आवश्यकता थी। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की सामान्य क्षमता साइलेंट स्केल पाउडर में असाधारण विशेषता थी, और यह निश्चित रूप से नियंत्रण क्षमताओं में से एक दिव्य क्षमता थी। यदि वह इसका उचित उपयोग करता है, तो यह निश्चित रूप से युद्ध की स्थिति को प्रभावित कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकता है। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साथ अनुबंध करने के बाद लिन युआन ने सामान्य ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की ओर आत्मा क्यूई को प्रवाहित करना शुरू कर दिया, जो केवल आधे हथेली के आकार का था। 1 घंटे से भी कम समय में ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का शरीर तेजी से हिलने लगा और चमकते हुए स्केल पाउडर की परतें बिखरने लगीं। जल्द ही लिन युआन ने इस ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को नॉर्मल से एलीट एक्स एपिक में विकसित कर दिया। फिर उसने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को कांस्य में विकसित करना जारी रखा। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के हिलते हुए शरीर से अचानक एक हल्का बैंगनी रंग का प्रभामंडल निकला। इसकी सुंदरता अवर्णनीय थी और इसे केवल एक शांत बैंगनी रंग के रूप में वर्णित किया जा सकता था। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के इर्द गिर्द स्केल पाउडर की परतें अचानक फट गईं और एक भ्रामक प्रभामंडल क्षेत्र का निर्माण हुआ जो लगभग आधा मीटर का था। लिन युआन जिस स्पिरिट क्यूई को चैनल कर रहा था, वह पहले ही ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की अड़चन को तोड़ चुका था, और अब यह आधिकारिक तौर पर एक कांस्य फे बन गया था। कांस्य फे में विकसित होने के बाद जब ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती थी, तो वह एक नीली बैंगनी रोशनी पैदा करती थी और शरीर के चारों ओर स्केल पाउडर फैलाती थी। ऐसा महसूस होता था मानो ब्रह्मपूर्ण प्रभामंडल टूट गया हो। एक नीली फ्लैश बैंगनी तितली जो पहले की तुलना में 2 गुनी बड़ी थी और मुट्ठी से भी बड़ी थी, प्रभामंडल से उड़कर लिन युआन के कंधे पर आ बैठी। उसके कंधे पर बैंगनी प्रभामंडल वाली तितली उसे अमर आरोहण जैसा प्रतीत करा रही थी।
एक सीधे आदमी के रूप में जब लिन युआन ने कांस्य ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को देखा तो वह अचानक समझ गया कि सुंदर परियां इतनी महंगी क्यों थीं और लोगों को उनके लिए हाथापाई क्यों करनी पड़ी। इसकी हर झलक एक अद्भुत अनुभव था। नीली फ्लैश बैंगनी तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और लिन युआन के चारों ओर अंतरंगता से नृत्य किया। चूंकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई अभिजात वर्ग स्तर पर महाकाव्य स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए जब यह कांस्य फे में विकसित हुई तो 3 विशिष्ट कौशल स्वाभाविक रूप से प्रकट हुए। लिन युआन ने विशेष कौशल को देखा। हार्ड स्केल पाउडर महीन धातु के पाउडर जैसा होता है। स्केल पाउडर पर रगड़ने से महीन सतह की तीक्ष्णता के कारण कट लग सकता है। लिन युआन की राय में यह विशिष्ट कौशल अपेक्षाकृत बेकार था। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साइलेंट स्केल पाउडर को हल्का होना आवश्यक था ताकि छोड़े जाने पर यह तेजी से फैल सके। हालांकि हार्ड स्केल पाउडर साइलेंट स्केल पाउडर के नियंत्रण प्रभाव को नहीं बढ़ाएगा। इसके बजाय ये साइलेंट स्केल पाउडर की रिहाई और उसके लगाव को प्रभावित करेगा। ऐसा विशिष्ट कौशल सबसे दयनीय था। यदि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को एलिट में एपिक से विकसित नहीं किया गया होता तो यह विशिष्ट कौशल इसके जैसे दुर्लभ परी को बर्बाद कर देता। यही कारण था कि बहुत से स्पिरिट क्यू पेशेवर अपने फे को एलिट में कांस्य तक आगे बढ़ने से पहले एपिक तक पहुंचाने के लिए उत्सुक थे। लिन युआन ने इस विशेष कौशल को छोड़ दिया और दूसरे पर ध्यान दिया। फ्लैशिंग विंग्स तेजी से उड़ान की गति बढ़ाता है। पंखों पर स्केल पाउडर के साथ ये फ्लैश जितनी तेजी से उड़ान भरने की अनुमति देता है। इस विशेष कौशल ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की उत्तरजीविता को बढ़ाया। ये नियंत्रण क्षमताओं वाले सहायक प्रकार के फे के लिए काफ़ी बढ़िया क्षमता थी, विशेष रूप से ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई जैसे लगभग बिना किसी बचाव वाले फे के लिए। ये युद्ध में गलती सहन करने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता था, लेकिन लिन युआन के लिए यह बहुत कम उपयोगी था। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई मोरबियस की आत्मा बंद परी थी और लिन युआन ने मोरबियस ब्रेसलेट पहना हुआ था। इसलिए वह अपना हाथ ऊपर करके ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की क्षमता को जारी कर सकता था। हालांकि साइलेंट स्केल पाउडर को रिलीज करने के लिए ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को बुलाने से साइलेंट स्केल पाउडर का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन फ्लैशिंग विंग्स कौशल ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। इसे हर बार क्षमता जारी करने पर प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन तीसरे विशेष कौशल पर एक नज़र डालना चाहता था। यदि यह अभी भी असंगत था तो वह केवल बहुमुखी चमकती पंखों को अपने विशेष कौशल के रूप में चुन सकता था। हालांकि जब उन्होंने तीसरा विशिष्ट कौशल देखा तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। स्केल पाउडर हेलो। इसके स्केल पाउडर में शक्तिशाली परावर्तक प्रभाव होता है। बहुआयामी परावर्तन के कारण स्केल पाउडर से घिरे लक्ष्य को प्रकाश प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा और चक्कर आना या कुछ समय के लिए अंधापन हो सकता है। यह अन्य ऑर्डर लेपिडोप्टेरा या बटरफ्लाई फे के लिए एक बेकार अनन्य कौशल हो सकता है, लेकिन लिन युआन के लिए, जो केवल ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की बुनियादी क्षमताओं का उपयोग कर सकता था, स्केल पाउडर हेलो एक दिव्य कौशल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्केल पाउडर हेलो ने सीधे अपने मूल कौशल साइलेंट स्केल पाउडर के नियंत्रण प्रभाव को बढ़ाया था। जब साइलेंट स्केल पाउडर बिखरा होता था तो स्केल पाउडर हेलो प्रकाश प्रदूषण के माध्यम से एक शक्तिशाली भ्रामक प्रकाश उत्पन्न करता था, जिससे लक्ष्य को चक्कर आ जाता था या कुछ समय के लिए अंधापन हो जाता था। इस विशिष्ट कौशल ने साइलेंट स्केल पाउडर को दोहरा नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दी। साथ ही स्केल पाउडर हेलो ने साइलेंट स्केल पाउडर के साइलेंस प्रभाव को सुनिश्चित किया। स्केल पाउडर हेलो एक बढ़त प्रदान करेगा। जब एक नियंत्रित लक्ष्य अपने होश में वापस आता है तो वे साइलेंट स्केल पाउडर से बचने का सबसे अच्छा समय चूक जाते हैं। उस समय जब वे साइलेंट स्केल पाउडर को हटा रहे होते हैं, लिन युआन के अन्य फे हमला करेंगे। प्रत्येक फे के पास हजारों विशिष्ट कौशल थे और उनमें से उपयुक्त विशिष्ट कौशल का चयन करना आसान नहीं था। कुछ लोग अनुबंध करने से पहले कांस्य के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल भी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन एक विशिष्ट कौशल प्राप्त करना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। लिन युआन उस लड़की के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए जिसके सिर पर अंडा लगा हुआ था। उसने उससे लगभग 15वीं वेब स्प्रेइंग स्पाइडर बचा रखी थी। वह अभी भी वह विशेष कौशल प्राप्त कर सकती थी जो वह चाहती थी, पारदर्शी स्पाइडर वेब, जो पिछले दर्जन भर वेब स्प्रेइंग स्पाइडर से प्राप्त कर सकती थी। लिन युआन को लगा कि आज सफलता मिलने के बाद उसने 2 चमत्कार अनुभव किए हैं। पहला चमत्कार ये था कि 10,000 में से 1 की संभावना वाली एक ब्लू फ्लैश पर्पल तितली ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई के कोकून से बाहर निकल गई थी। दूसरा ये था कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई ने वास्तव में एक उपयुक्त विशेष कौशल प्राप्त किया था। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई अभी केवल कांस्य तक ही पहुंची थी, इसलिए साइलेंट स्केल पाउडर का प्रभाव अभी तक मजबूत नहीं था। हालांकि यदि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई परिपक्व हो जाए और उसके पास स्केल पाउडर हेलो के साथ साइलेंट स्केल पाउडर हो तो यह निश्चित रूप से युद्ध के मैदान पर एक बहुत शक्तिशाली नियंत्रण क्षमता होगी। लिन युआन ने लियू जी को एक संदेश भेजा था जब वह पहले रेडियंट मून पैलेस में वापस आया था।
जीवन मरण की परीक्षा का अनुभव करने के बाद लिन युआन वास्तव में अब घरों को देखने के मूड में नहीं था। उन्होंने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को ब्रॉन्ज नॉर्मल से ब्रॉन्ज एक्स एपिक में विकसित किया था। हालांकि वर्तमान में उनके पास इसे सिल्वर में विकसित करने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की भविष्य की क्षमता इस बात से संबंधित थी कि यह कब एक फैंटेसी ब्रीड में विकसित होगी। लिन युआन पुनर्तः पूर्णतावादी नहीं था, लेकिन यह उसके भविष्य के लिए चिंता का विषय था, इसलिए उसने कांस्य एक्स में अपने सभी फेय के ग्रेड को दबा दिया। एक अन्य कारण यह था कि मोबियस का ग्रेड और गुणवत्ता उसके आत्मा बंद फेय से संबंधित थे। स्पिरिट लॉक फे को बदला नहीं जा सकता था, इसलिए उनमें से प्रत्येक का अत्यधिक महत्व था। किसी भी फे का एक निश्चित ग्रेड पर अटक जाना लिन युआन के लिए एक आपदा होगी, क्योंकि मोबियस का ग्रेड भी स्पिरिट लॉक फे के सबसे निचले ग्रेड पर अटकने के लिए मजबूर होगा। जब फेस कांस्य स्तर पर काल्पनिक नस्ल में विकसित हुए तो लिन युआन फेस के ग्रेड को बढ़ा सकता था, बिना इसे कांस्य स्तर पर अटके रहने के लिए मजबूर किए। सबसे पहले वह सोच रहा था कि अपनी जैस्मीन लिली को एपिक से लीजेंड में विकसित करने के लिए 2 महोगनी ट्री कोर कैसे प्राप्त करें। फिर भी अब उसे केवल रेडियंट मून टोकन लेने और रेडियंस पैलेस में खजाने के खजाने में आवश्यक आध्यात्मिक सामग्री खोजने की आवश्यकता थी। इस प्रकार अगली चीज जो उसे करनी थी वह थी जैस्मीन लिली को लीजेंड में विकसित करना और विलपावर रून को फ्यूज करना, जिसकी उसे पहाड़ों पर जानकारी मिली थी। इस तरह जैस्मीन लिली उसकी पहली फैंटेसी ब्रीड फे बन जाएगी। लिन युआन को नहीं पता था कि कांस्य काल्पनिक नस्ल कितनी मजबूत होगी, लेकिन उनका मानना था कि यह निश्चित रूप से सिल्वर में एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होने वाले फे से अधिक मजबूत होगी। एक फे का काल्पनिक नस्ल में विकास उसके अंतर्निहित आनुवंशिक मॉडल से परे था। ये काल्पनिक 5 परिवर्तनों को तोड़ देगा और एक मिथक नस्ल फे में विकसित होगा। लिन युआन को पहले से ही बहुत कम जानकारी थी और वह केवल काल्पनिक नस्ल के बारे में ही जानता था, लेकिन मिथक नस्ल के बारे में नहीं। फिर भी अब वह इसे जान गया था और देख भी पाया था। लिन युआन ने उस रास्ते को अंतिम रूप दिया जिसे जैस्मीन लिली और उसके अन्य फेय काल्पनिक नस्ल बनने के बाद अपनाएंगे। मोर्बियस अभी तक अपनी नींद से नहीं जागा था। वास्तव में मोर्बियस को सोए हुए ज्यादा समय नहीं बीता था। हालांकि वह कभी नहीं जागा था और लिन युआन चिंतित था। उस क्षण मोबियस के गुणों में परिवर्तन आया। लिन युआन का रिक्त कांस्य स्पिरिट लॉक पद भी भर दिया गया। फे नाम मोबियस, फे प्रजाति फे ग्रेड कांस्य 10/10, फे प्रकार स्थानिक रहस्य, फी क्वालिटी महाकाव्य, क्षमताएं सच्चा डेटा सभी जटिल जानकारी जो आंखों के लिए अदृश्य है उसे डेटा में बदल दिया जाता है। डेटा में बदली गई जानकारी में सच्चाई हो सकती है जिसे सतह पर पहचाना नहीं जा सकता। शांत मन निष्क्रिय क्षमता, शांत मन के प्रभावों को फे के ग्रेड के अनुसार सुधारा जा सकता है। शांत मन मन को स्थिर कर सकता है और नकारात्मक स्थितियों का प्रतिरोध करने की एक निश्चित संभावना रखता है। विशिष्ट कौशल स्पिरिट लॉक मोबियस के स्थानिक क्षेत्र का उपयोग परियों को पालने के लिए किया जा सकता है। मोबियस के स्थानिक क्षेत्र द्वारा पालने जा सकने वाले परियों का प्रारंभिक ग्रेड मोबियस के ग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मोबियस अपने आप अपना ग्रेड बढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए जिस परियों का पालन पोषण करता है उसके ग्रेड के साथ साथ उसका ग्रेड भी बढ़ जाएगा। उसी समय मोबियस उस परियों की प्रारंभिक क्षमता प्राप्त कर सकता है जिसका वह पालन पोषण करता है। हालांकि जब उसका ग्रेड बढ़ता है तो मोबियस को क्षमताएं प्राप्त नहीं होंगी। जब भी मोबियस एक ग्रेड बढ़ाता है तो वह एक और परियों का पालन पोषण कर सकेगा। मोबियस की वृद्धि की विधि अपरिवर्तित रहेगी। परमानंद की शुद्ध भूमि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ऐसी मिट्टी का उत्पादन करेगा जो निकट मृत्यु फे की चोटों को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है। फे के ठीक होने का समय मोबियस और मरने वाले फे के ग्रेड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सामान्य स्पिरिट लॉक जैस्मिन लिली कांस्य 10/10 महाकाव्य, क्षमता ठीक करना बाहरी चोटों को तेजी से ठीक करता है और धीरे धीरे जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। विशेष कौशल रिकवरी इम्प्रिंट जैस्मीन लिली द्वारा सामान्य समय के दौरान जारी की जाने वाली हीलिंग ऊर्जा को संचित करें। ठेकेदार संचित हीलिंग ऊर्जा को जारी करने के लिए इम्प्रिंट को सक्रिय कर सकता है। एलिट स्पिरिट लॉक स्पिरिट गैदर गोल्डफिश कांस्य 10/10 महाकाव्य, क्षमता स्पिरिट इंजेक्शन एक बार में एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति बहाल करें और धीरे धीरे खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करें। विशेष कौशल स्पिरिट क्यूई छाप पर्यावरण में लगातार जारी की जाने वाली स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट क्यूई छाप के भीतर संग्रहित किया जाएगा। इसे ठेकेदार के शरीर पर अंकित किया जाएगा और ठेकेदार स्पिरिट क्यूई छाप के भीतर निहित स्पिरिट क्यूई को छोड़ सकता है। कांस्य स्पिरिट लॉक ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई कांस्य 10/10 महाकाव्य, क्षमता साइलेंट स्केल पाउडर एक मौन प्रभाव के साथ विशेष स्केल पाउडर जारी करता है जिससे इसके संपर्क में आने वाला लक्ष्य आध्यात्मिक शक्ति के साथ संवाद नहीं कर सकता है या क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता है। विशेष कौशल स्केल पाउडर हेलो इसके स्केल पाउडर में शक्तिशाली परावर्तक प्रभाव होता है।
बहुआयामी परावर्तन के कारण स्केल पाउडर से घिरे लक्ष्य को प्रकाश प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा और चक्कर आना और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए अंधापन भी हो सकता है। ट्रू डेटा के तहत मोबियस की जानकारी को देखते हुए लिन युआन ने महसूस किया कि इस दुनिया में मोबियस की तरह मजबूत उपचार प्रकार या समर्थन प्रकार के फे को ढूंढना वास्तव में कठिन था। मोरबियस की प्रत्येक क्षमता एक फे से मेल खाती थी और प्रत्येक फे की क्षमताएं विशिष्ट कौशल से मेल खाती थीं। इससे लिन युआन को मोरबियस की क्षमताओं को उसके इच्छित मार्ग के अनुसार बढ़ाने की अनुमति मिली। आयामी जीवन रूपों से भारी मात्रा में मांस खाने के बाद रेड थॉर्न एलीट एक्स एपिक में विकसित हो गया था। दुर्भाग्य से लिन युआन रेड थॉर्न को एलीट एक्स से कांस्य तक पहुंचने में मदद नहीं कर सका। रेड थॉर्न को भारी मात्रा में मांस खाने और खुद ही बाधा को तोड़ने की जरूरत थी। फेस के लिए इस अवरोध को तोड़ना कठिन था, इसलिए रेड थॉर्न को कांस्य में विकसित होने में कुछ समय लगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैस्मिन लिली को एक काल्पनिक नस्ल में विकसित किया जाए। इसलिए लिन युआन को अपनी जैस्मिन लिली को लीजेंड में विकसित करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करने के लिए रेडिएंट मून पैलेस जाना पड़ा। वह मंडप से बाहर निकला और रेडिएंट मून पैलेस की ओर चला गया। समय समय पर लिन युआन कुछ दुर्लभ परियों को रेडिएंट मून पैलेस के बगल में फूलों के बगीचे में खिलते या लॉन पर खेलते हुए देख सकता था। इससे पहले कि लिन युआन रेडिएंट मून पैलेस तक पहुंचे, उसने कोल्ड मून को अपनी ओर आते देखा। लिन युआन को देखते ही कोल्ड मून ने थोड़ा झुककर स्पष्ट आवाज में कहा, युवा महारानी, चंद्र महारानी ने आपको आंतरिक महल में जाने के लिए आमंत्रित किया है। लिन युआन, जो कोल्ड मून को अपने सामने झुकते देख चौंक गया था, ने तुरंत जवाब दिया, वरिष्ठ, मैं आपका अभिवादन नहीं कर सकता। लिन युआन विशेषज्ञों का सम्मान करता था। कोल्ड मून ने न केवल उसके सामने सिर झुकाया, बल्कि उसने उसे यंग हाइनेस कहकर भी संबोधित किया, जिससे लिन युआन को हर जगह असहज महसूस हुआ। कोल्ड मून ने लिन युआन को देखा, उसकी हमेशा की तरह ठंडी अभिव्यक्ति में थोड़ी गर्मजोशी आ गई। चंद्र महारानी लीनिंग मून माउंटेन में रेडिएंट मून पैलेस की स्वामी हैं। मिस्टिक मून और मैं उनके अनुचर हैं, जबकि आप उनके शिष्य और परिजन हैं, इसलिए आप मेरे अभिवादन के पात्र हैं। आखिरकार आप लीनिंग मून माउंटेन में रेडिएंट मून पैलेस के युवा स्वामी भी हैं। कोल्ड मून ने रुककर कहा, न केवल आप मिस्टिक मून और मेरे बल्कि रेडियंस फेडरेशन के कई लोगों के अभिवादन के पात्र हैं। कोल्ड मून को तब झटका लगा जब उसे याद आया कि लिन युआन पर चेंग वू ने हमला किया था। चंद्र महारानी ने तुम्हें आमंत्रित किया है, शायद किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए जो तुम्हारी रक्षा कर सके। हर जगह भटके हुए लोग हैं। बड़े होने से पहले तुम्हें एक पथ रक्षक की आवश्यकता होगी। लिन युआन ने भौहें सिकोड़ी। उसके गुरु चंद्र महारानी वास्तव में उसके लिए एक पथ रक्षक की व्यवस्था करना चाहते थे। संरक्षण रेडियंस फेडरेशन के दिल में एक बहुत ही पवित्र शब्द था। पथ संरक्षण का तात्पर्य एक युवा की सुरक्षा और विकास की रक्षा करने के साथ साथ एक अत्यंत युवा अद्वितीय प्रतिभा के मार्ग की रक्षा करना भी है। युवाओं का पथ रक्षक उन्हें बड़े होने की यात्रा में आने वाले सभी खतरों से बचाता है। एक दर्शक के रूप में पथ रक्षक उस पथ को देखता है जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं, जो युवाओं का विकास भी था। जो लोग पथ रक्षक बनने के योग्य थे, उन्हें इच्छाशक्ति रून की आवश्यकता थी। पथ रक्षक तब इच्छाशक्ति रून की शपथ लेता था और युवाओं के विकास की पूरी ताकत और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी रक्षा करता था जब तक कि वे इससे संतुष्ट न हो जाएं। पथ रक्षक फिर से अपनी शपथ को सक्रिय करेगा और युवक के बटल का कर्तव्य निभाएगा। वे सिर्फ मूकदर्शक बनकर युवाओं के विकास की रक्षा नहीं करेंगे। यदि कोई पथ रक्षक उस पथ से असंतुष्ट था जिसकी वे रक्षा कर रहे थे, तो पथ रक्षक उस युवक के बड़े होने पर उसके साथ ऋण शपथ को भंग कर देता था। उसके बाद से पथ रक्षक उस युवक को छोड़ देता था और अब उसकी रक्षा नहीं करता था। आमतौर पर पथ रक्षक वाले सभी युवा प्रतिष्ठित और उच्च श्रेणी के परिवारों से थे। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि पथ रक्षक बनने के बाद एक विशेषज्ञ को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। वे केवल युवाओं के भविष्य के साथ जुआ खेल रहे थे। यदि वे जिस मार्ग की रक्षा कर रहे थे वह समाप्त हो गया, तो पथ रक्षक को विलपावर रून से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। पथ रक्षक युवा के परिपक्व होने तक उसके भविष्य की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार पथ रक्षक की सुरक्षा कुछ हद तक आत्मा की जागृति से पहले एक शूरवीर के संस्कार की तरह थी। बेशक पथ रक्षक सिर्फ अंधाधुंध सुरक्षा नहीं करता था। युवा के बड़े होने से पहले पथ रक्षक सिर्फ जीवन मरण की स्थिति में ही कार्रवाई कर सकता था। यह एक तरह की जीवन सुरक्षा थी। आमतौर पर भले ही युवक को अपमान और अंतहीन यातना का सामना करना पड़े, पथ रक्षक केवल तब तक देख सकता था जब तक कि यह जीवन मरण की स्थिति न हो। युवाओं को जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है वह कठिन लग सकता है, लेकिन युवाओं की मानसिकता या ताकत के परिवर्तन के लिए वे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युवाओं, खासकर प्रतिभाशाली लोगों के विकास का प्रत्येक कदम कांटों पर कदम रखने जैसा था। जब वे कांटों पर कदम रखते थे तभी वे वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे और ऊपर से शानदार दृश्य के साथ शीर्ष पर पहुंच सकते थे।
लिन युआन को पथरक्षकों के बारे में सामान्य जानकारी थी, लेकिन उसे खुद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भले ही चंद्र महारानी उसकी गुरु थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन कोई विशेषज्ञ उसकी सुरक्षा करेगा। लिन युआन को ऐसा नहीं लगा कि यह कोई बुरी बात है। हो सकता है कि वह पहले तो इसके अनुकूल न हो पाए, लेकिन उसे हत्या होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। यात्रा के दौरान जब कोल्ड मून ने लिन युआन को ठंडे भाव से चेंग वू के वाक्य के बारे में बताया, तो चेंग वू का जिक्र करते ही उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठती थी। पाप सफाई कुंड के 5 पाप सफाई वीपिंग विलो को हटा दिया गया था क्योंकि स्पिरिट गार्ड फे को दबाना चाहते थे। वर्तमान में मिस्टिक मून ने इन 5 पाप सफाई वीपिंग विलो को फिर से लगाया है। पाप सफाई कुंड में पाप सफाई वसंत बल की अवरोध है और मिस्टिक मून ने इसे मरम्मत और खोलने के लिए भी कहा है। मून एम्प्रेस की चांदनी की वृद्धि के साथ चेंग वू शायद अपने गिने हुए दिनों के दौरान पाप सफाई कुंड में पश्चाताप कर सकता है। लिन युआन को पाप शोधन करने वाले वीपिंग विलो और पाप शोधन पूल में पाप शोधन झरने के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जिसका उल्लेख कोल्ड मून ने किया था। हालांकि रेडियंस फेडरेशन के 10 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक सभी ने पाप सफाई कुंड के बारे में सुना होगा। लोगों को सिहरन पैदा करने वाली इस जगह के बारे में अनगिनत किंवदंतियां हैं। पाप सफाई कुंड में सिर्फ सबसे बुरे लोगों को ही उनके पापों को धोने के लिए कैद किया जाता था। चेंग वू को पाप शोधन कुंड में अच्छा समय नहीं मिलेगा। लिन युआन ने चेंग वू की सज़ा पर कोई राय नहीं जताई, क्योंकि वह चंद्र महारानी के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर आसानी से नहीं जाएगा जो उसे मारना चाहता है। हालांकि लिन युआन ये भी समझता था कि वह सब कुछ करने के लिए अपने गुरु चंद्र महारानी की शक्ति पर निर्भर था, न कि अपनी ताकत के कारण। लेकिन ये केवल अस्थायी था। उसे विश्वास था कि अंततः इस दुनिया में उसका भी कोई स्थान होगा। जब वह दीप्तिमान चंद्र महल के आंतरिक महल में पहुंचे, तो उन्होंने चंद्र महारानी को एक सुंदर 7 पूंछ वाली परी के बर्फ सफ़ेद फर को संवारते हुए देखा। ये परी 7 पूंछों वाली एक सफ़ेद लोमड़ी थी। इसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं और इसका सुंदर रूप शान से भरा हुआ था। इसकी नज़र किसी को भी इसकी बेमिसाल क्रूरता का एहसास करा सकती थी। उसी समय एक साधारण खरगोश जो गाजर खा रहा था, लगातार गाजर खाते हुए चंद्र महारानी के कंधों पर कूद गया। जब ये खरगोश चंद्र महारानी के कंधे पर कूदा, तो सफ़ेद 7 पूंछ वाली लोमड़ी ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। लिन युआन के अनुसार ये खरगोश से डरता हुआ लग रहा था। ये धीरे धीरे अपनी पूंछ को थोड़ा ऊपर की ओर मुड़कर झुक गया। इस तरह से लोमड़ी के परी ने अपनी अधीनता व्यक्त की। हालांकि ये परी अपने अहंकार के लिए जाने जाते थे और शायद ही कभी मौत के सामने भी झुकते थे, लेकिन ये परी वास्तव में विनम्र थी। लोमड़ी की तरह दिखने वाले जानवर हमेशा से ही सबसे अलग रहे हैं, क्योंकि उनके जैसे बहुत कम ही जानवर थे। इसके अलावा लोमड़ी की तरह दिखने वाले जानवर बहुत दुर्लभ थे, इसलिए उन्हें देखना आमतौर पर मुश्किल था। सफ़ेद 7 पूंछ वाली लोमड़ी को तो छोड़ ही दीजिए। लिन युआन को अपने पिछले जीवन में अलौकिक दंतकथाओं पर कुछ पुस्तकों में दर्ज कुछ बातें याद आईं। जब लोमड़ी की 7 पूंछें होंगी तो आपदाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। जब लोमड़ी की 9 पूंछें होंगी तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। इससे पहले कि लिन युआन अपने सामने खड़ी इस सफ़ेद 7 पूंछ वाली लोमड़ी की जांच कर पाता, चंद्र महारानी ने उसकी पूंछ को कंघी करना समाप्त कर दिया था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और इस 7 पूंछ वाली लोमड़ी को आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित कर दिया। कोल्ड मून ने आगे बढ़कर कहा, चंद्रमा महारानी, आपकी विपत्ति सूर्य निगलने वाली लोमड़ी 6 पूंछों से 7 पूंछों तक विकसित हो गई है। ऐसा लगता है कि यह मिथकाई में विकसित हो गई है। चंद्र महारानी ने सिर हिलाया और लिन युआन को देखा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें हत्या से बच जाना चाहिए था। चंद्र महारानी ने लिन युआन के हाव भाव की जांच की और राहत महसूस की। इससे पहले वह सोच रही थी कि उसे कैसे समझाया जाए। लिन युआन ने हंसते हुए अपने सफ़ेद दांत दिखाए। वह बहुत खुश लग रहा था। मैंने आपको चिंतित कर दिया है, गुरुजी। दरअसल लिन युआन पिछली हत्या के कारण भयभीत नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत लग रही थी क्योंकि लिन युआन को वास्तव में पता था कि हत्या के बाद वह वास्तव में कितना कमज़ोर था। 2 जन्म जीने और एक बार मरने के बाद साधारण लोग लिन युआन की दृढ़ता की कल्पना नहीं कर सकते थे। जब लिन युआन ने उसे गुरु कहकर संबोधित किया तो चंद्र महारानी तुरंत खुशी से मुस्कुरा उठी, जिससे कोल्ड मून अचंभित रह गईं। कोल्ड मून को याद नहीं आ रहा था कि कितने साल हो गए थे जब चंद्र महारानी इतनी खुशी से मुस्कुराई थीं। कोल्ड मून ने भी अपने सामान्य रूप से ठंडे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान प्रकट की। वह सिर्फ मून एम्प्रेस के लिए खुश नहीं थी, वह वास्तव में माहौल से प्रभावित थी। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद चंद्र महारानी का चेहरा अचानक गंभीर और कठोर हो गया। मैं इस पर विचार कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपके लिए पहले से ही एक पथरक्षक चुनना बेहतर है। अगर आप खतरे में हैं तो कम से कम आपकी सुरक्षा की गारंटी है। लिन युआन ने मना नहीं किया और सिर हिलाया। मास्टर, मैं आपकी व्यवस्था सुनूंगा।
लिन युआन ने मना नहीं किया, इसलिए चंद्र महारानी के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जिस शिष्य को उसने स्वीकार किया था वह काफी दृढ़ निश्चयी था और उस पर भरोसा करने का आदी नहीं था। इसलिए अपने गुरु के रूप में चंद्र महारानी को कुछ शब्द बोलने में संघर्ष करना पड़ा। अब जब लिन युआन ने इतने सीधे तरीके से स्वीकार कर लिया तो चंद्र महारानी ने एक अनोखा मजाक किया। आपका पथ रक्षक इस आंतरिक महल में और आपकी दृष्टि के भीतर है। आइए देखें कि क्या आप उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। लिन युआन ने बड़े हॉल में इधर उधर देखा और उसकी नज़र आखिरकार कोल्ड मून पर पड़ी। उसने अनजाने में सोचा, मास्टर ने कोल्ड मून को मेरा पथ रक्षक बनाने की व्यवस्था नहीं की होगी, है न? कोल्ड मून मुस्कुराए और लिन युआन को देखा। उसने कुछ नहीं कहा और न ही सिर हिलाया। उस समय लिन युआन को अचानक अपने कंधे पर एक भार महसूस हुआ, जबकि एक अजीब सी आवाज़ उसके कंधे से गूंजी। आवाज़ कुछ ठंडी सी लग रही थी और इसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि ये डरावनी महिला की आवाज़ असामान्य रूप से सुखद भी थी। बच्चे, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा पथ रक्षक यहाँ है। जब लिन युआन ने अपने कंधे पर वजन महसूस किया तो उसे लगा कि उसके कंधे पर कुछ गिर गया है। उसने पलटकर देखा कि एक लाल और क्रिस्टल की मूर्ति जैसी मकड़ी वास्तव में उसके कंधे पर गिर गई थी। मकड़ी के पैरों में चमकीले लाल क्रिस्टल जैसे बाल थे और वे इतने लाल थे कि वे ऐसे चमक रहे थे जैसे कि खून में डूबे हों। इसका बाहरी आवरण ऐसा लग रहा था जैसे इसे लाल क्रिस्टल से तराशा गया हो, जो चमकीला लाल था, जिससे एक क्रूर सुंदरता झलक रही थी। यह मकड़ी का जीवन रूप बिल्कुल स्वर्ग की एक निर्दोष रचना की तरह लग रहा था। हालांकि इसके 8 पतले पैर और शरीर कांटों से भरे हुए थे जो इसकी शक्ति को प्रदर्शित करते थे। उसी समय लिन युआन को लगा जैसे उसे इस मकड़ी से खून की हल्की सी गंध आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चिपचिपी रक्त ऊर्जा की एक परत उत्सर्जित की हो। जब लिन युआन इस लाल क्रिस्टल जैसी मकड़ी को देख रहा था तो वह मकड़ी भी लिन युआन को ध्यान से देख रही थी। लिन युआन ने एक पल के लिए देखा और फिर वह चंद्र महारानी की ओर देखने लगा, जिन्होंने सिर हिलाया। ये सही है, यह आपका पथ रक्षक है, रक्तपात की जननी। यह एक सुजैन मिथक है, मैं विश्वास करता हूँ। चंद्र साम्राज्य के शब्दों को सुनने के बाद वह अपने मन में ये कहने से खुद को नहीं रोक पाया, मेरे गुरु को वास्तव में मेरे पथ रक्षक के रूप में एक परी मिली है और वह भी एक मिथक आए। लेकिन सुजरेन ग्रेड क्या है? सुजरेन फे। इससे पहले कि चंद्र महारानी कुछ बोल पाती, रक्तपात की माता ने पहले ही उत्तर दे दिया, सुजरेन ग्रेड हीरे ग्रेड से भी ऊपर है, सुजरेन। इससे पहले कि रक्तबीज की माता अपनी बात पूरी कर पाती, उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसने देखा कि चंद्र महारानी उसे ठंडी निगाहों से देख रही है। चंद्र महारानी ने क्रोध से रक्तबीज की माता की ओर देखा। मेरा अच्छा शिष्य आखिरकार एक प्रश्न पूछ रहा है। उसके गुरु के रूप में मैंने अपना मार्गदर्शन भी नहीं दिया है, तो आप उत्तर देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मून एम्प्रेस ने मदर ऑफ ब्लडबैथ के शुरुआती स्पष्टीकरण को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से शुरुआत से शुरू किया। डायमंड ग्रेड वास्तव में सीमा नहीं है। डायमंड ग्रेड के बाद सुजरेन ग्रेड आता है। सुजरेन फे अपने विशेष कौशल के अनुसार एक डोमेन का निर्माण करने में सक्षम होंगे। चांदनी का आकाश जो आपने पहले देखा था वह कोल्ड मून लोन डिस्क की डोमेन शक्ति थी। लिन युआन ध्यान से चंद्र महारानी के शब्दों को नोट कर रहा था और उसने उसे फिर से कहते हुए सुना, इस दुनिया में सिर्फ मानव विशेषज्ञ ही नहीं हैं, बल्कि फे विशेषज्ञ भी हैं। फे के लिए फैंटेसी नस्ल में विकसित होने का सबसे आसान तरीका मनुष्यों के साथ अनुबंध करना है। एक बार जब इसकी गुणवत्ता लीजेंड तक पहुंच जाती है और फे ठेकेदार की इच्छाशक्ति रून के साथ जुड़ जाता है तो यह फैंटेसी नस्ल बन सकता है। हालांकि ये किसी फे के फैंटेसी नस्ल बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। चंद्र महारानी एक पल के लिए रुकी और जब उन्होंने देखा कि लिन युआन उनकी बात ध्यान से सुन रहा था तो उन्होंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और आगे कहा, एक ठेकेदार के बिना एक फे आमतौर पर डायमंड में अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। हालांकि अगर यह डायमंड में अपनी गुणवत्ता को लीजेंड में अपग्रेड कर सकता है तो उन्हें एक विलपावर रून को समझने का मौका मिल सकता है। यह उन्हें नए समझे गए विलपावर रून के साथ विलय करने और एक काल्पनिक नस्ल बनने की अनुमति देगा। लिन युआन हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसने सुना कि एक फे बिना किसी ठेकेदार के फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो सकता है। हालांकि मून एम्प्रेस ने जो कहा उसके अनुसार फैंटेसी ब्रीड बनने से पहले फे को कम से कम डायमंड ग्रेड होना चाहिए। लिन युआन को रेडियंट मून पैलेस के प्रवेश द्वार पर लगाए गए 2 सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसियास याद आ गए, क्योंकि वे पहले से ही डायमंड एक्स लीजेंड थे। वे शायद फैंटेसी नस्ल में अपग्रेड करने के लिए विलपावर रून को समझने का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि लिन युआन कुछ और सोच पाता, चंद्र महारानी ने बोलना जारी रखा। एक जंगली परी हीरा ग्रेड पर एक काल्पनिक नस्ल बनने में सक्षम हो सकती है, लेकिन यह अभी भी हीरे ग्रेड पर अटकी रहेगी। ये केवल सुजरेन ग्रेड तक विकसित हो सकती है जब इसकी गुणवत्ता काल्पनिक वी तक पहुंच जाती है। लिन युआन ने प्रशंसा से भरकर कहा कि जीवन की नदी में जीवन रूपों का विकास कभी रुकता नहीं था।
पहली बार सुजरेन ग्रेड की अवधारणा को सुनने के बाद लिन युआन ने अनायास ही पूछ लिया, क्या सुजरेन ग्रेड हीरे ग्रेड से ज्यादा मजबूत है? रक्तबीज की माँ अब अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। डायमंड और सुजरेन दो पूरी तरह से अलग स्तर हैं। उनकी तुलना करना भी संभव नहीं है। जब कोई फैंटेसी वीफे सुजरेन ग्रेड में विकसित होता है तो उसे विश्व सफाई का अनुभव होगा। केवल वे ही जो विश्व सफाई के बाद सुजरेन ग्रेड में विकसित होते हैं, उनके पास मिथ ब्रीड तक पहुंचने की संभावना होती है। चंद्रमा महारानी ने विश्व सफाई के दौरान मुझे बचाया था और इसलिए मैं तुम्हारे जैसे युवा के लिए पथरक्षक बनने को तैयार हूं। रक्तबीज की मां ने विश्व शुद्धिकरण का उल्लेख करते समय थोड़ा सा डर प्रकट किया। इसलिए लिन युआन समझ गया कि विश्व शुद्धिकरण को एक अवसर और साथ ही फे के लिए एक आपदा माना जाता था। जीवन के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपदा के बाद बदल जाता है और पुनर्जन्म लेता है। अगर यह आपदा को पार नहीं कर पाता तो जीवन की नदी में विकास की प्रक्रिया समाप्त हो जाती। चंद्र महारानी ने लिन युआन को गंभीरता से देखा और कहा, यह रेडियंस फेडरेशन का एक शीर्ष रहस्य माना जाता है। केवल राजा श्रेणी के विशेषज्ञ ही इसे जानने के योग्य हैं, इसलिए अधिकांश लोग फे की गुणवत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके ग्रेड की उपेक्षा करते हैं, जो सबसे मौलिक विशेषता है। सुजरेन ग्रेड में विकसित होने के लिए फे को डायमंड ग्रेड पर फैंटेसी वी तक पहुंचना होगा। किसी भी सुजरेन फे की नज़र में सभी फे जो सुजरेन में नहीं हैं, वे सिर्फ चींटियां हैं जो थोड़ी अधिक शक्तिशाली हैं। लिन युआन को मिथ ब्रीड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह फैंटेसी ब्रीड से ऊपर है। लेकिन अब उसे पता चला कि मिथ ब्रीड तक पहुंचने के लिए एक फे को फैंटेसी वी तक पहुंचना होगा और पहले सुजरेन ग्रेड तक विकसित होना होगा। लिन युआन को हमेशा से ही संदेह था कि सभी फैंटेसी ब्रीड फे सिर्फ डायमंड ग्रेड पर ही क्यों थे। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया। सिर्फ जब कोई डायमंड फैंटेसी वी फे सुजरेन ग्रेड पर पहुंचता है तभी वह फे पहुंच पाता है और मिथ ब्रीड में चढ़ पाता है। रंग की ऊर्जा पूरे आंतरिक महल में भर गई। यहाँ तक कि कमल की झील में चमकते हुए दर्जनों हीरे के कमल के फूल भी पूरी तरह से घिरे हुए थे। कुछ प्लेटिनम स्पिरिट साइफन गोल्डफिश कमल के पत्तों के नीचे छिपी हुई थीं और खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। रक्त के रंग की ऊर्जा ने लिन युआन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह खून के अथाह कुंड में था जिससे वह बच नहीं सकता था। चिपचिपा खून, ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ निगल सकता है। एक अजीब सी महिला की आवाज़ गूंजी, जिसमें एक खास लहजा था, क्रूर और गंभीरता का संकेत था। रक्तबीज की मां की पीठ से एक रक्त रंग का रून निकला और वह प्रकाश की रक्त रंग की तरंगें उत्सर्जित कर रहा था। मैं रक्तपात की जननी शपथ को सक्रिय करने, पथरक्षक के अनुबंध को समाप्त करने और लिन युआन की पथरक्षक बनने के लिए कानून रून का उपयोग करती हूँ। कथन समाप्त होने के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि रक्त रंग के रून से ऊर्जा का एक अंश अलग होकर उसके शरीर पर उतर रहा है। इससे लिन युआन को एक सूक्ष्म अनुभूति हुई कि वह रक्त रंग के रून से जुड़ा हुआ था। एक बार जब पथरक्षक अनुबंध बन गया तो रक्तबीज की मां अब आधिकारिक तौर पर लिन युआन की पथरक्षक बन गई। इस क्षण से लिन युआन के पास भी अपना पथरक्षक होगा। पथरक्षक अनुबंध बनाने के बाद रक्तबीज की मां ने ऐसा देखा जैसे उसने बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर दी हो और अनिच्छुक स्वर में कहा, बच्चे, तुम पथरक्षक अनुबंध बनाने के लिए वास्तव में भाग्यशाली हो। मेरे लॉ रून के प्रभाव से तुम्हें इच्छाशक्ति रून को समझने में बहुत आसानी होगी। जब रक्तबीज की मां बोल रही थी तो वह अपने बालों से भरे मकड़ी के पैरों के चारों ओर फैल रही थी। उसने लिन युआन को अपनी लाल आंखों से देखा जैसे कि वह सभी लाभों का आनंद ले रहा हो। जब रक्तबीज की मां ने बोलना समाप्त किया तो वह गंभीरता से चंद्र महारानी से बात करने के लिए मुड़ी। मुझे नया जीवन देने के लिए मैं चंद्र महारानी का ऋणी हूँ। इस बार मैं इसे चंद्र महारानी के एहसान का बदला मानूंगा। चंद्र महारानी ने रक्तबीज की माता की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली, इस महारानी के शिष्य की रक्षा करना और उसका पथरक्षक बनना। यह महारानी शर्तें स्वीकार करेगी। रक्तबीज की मां ने और कुछ नहीं कहा। वह एक लाल क्रिस्टल मकड़ी में बदल गई जो केवल 1 सेंटीमीटर लंबी थी और लाल ऊर्जा की चमक के साथ बेहद खूबसूरत थी। फिर वह लिन युआन के बालों में धीरे से कूद गई और उसके बालों के भीतर गायब हो गई। पथरक्षक के रूप में रक्तबीज की मां के मन में लिन युआन के प्रति कोई भावना नहीं थी। वह केवल जीवन रक्षक उपकार का बदला चुकाने के लिए उसका पथरक्षक बनने को तैयार थी। इस प्रकार रक्तबीज की मां लिन युआन को कोई विशेष सुविधा नहीं देगी। वह केवल वही करेगी जो पथरक्षक को करना चाहिए और यह सुनिश्चित करेगी कि वह मारा न जाए। रक्त के रंग की ऊर्जा धीरे धीरे लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा में विलीन हो गई, जिससे लिन युआन की आत्मा को एक नई ऊर्जा मिली। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया बहुत साफ हो गई है। अचानक लिन युआन को लगा कि वह कुछ समझने जा रहा है, जैसे कि अगर वह अपना हाथ आगे बढ़ाए तो वह कुछ समझ सकता है। हालांकि खिड़की के कागज की एक अस्पष्ट परत भी थी, लेकिन वह लॉ रून क्या है जिसका उल्लेख रक्तबीज की माता ने किया है? लिन युआन ने समझ के बाद अपनी आंखें खोलीं और देखा कि चंद्र महारानी उस पर मुस्कुरा रही हैं।
लिन युआन के पूछने से पहले चंद्र महारानी ने कहा, जब रक्तबीज की माँ आपकी पथ रक्षक बनी तो आपने रक्तबीज की माँ के पास मौजूद कानून रून का एक निशान समझा। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप भविष्य में इच्छाशक्ति रून को समझने में सक्षम होंगे। युवा पीढ़ी के लिए सबसे कठिन काम दुनिया के इच्छाशक्ति रून को समझना है। वर्तमान में रेडियंस 100 के अनुक्रम #1 में पहले से ही 3 इच्छाशक्ति रून हैं। ऐसा कहने के पीछे चंद्र महारानी का उद्देश्य लिन युआन को प्रेरणा और दबाव देना था। वह चाहती थी कि लिन युआन को उसकी ताकत का पता चले, साथ ही युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत विशेषज्ञ की स्थिति का भी पता चले। लिन युआन ने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली। क्या मेरे आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में 3 इच्छाशक्ति रून नहीं हैं? हालांकि मैंने अभी तक ये किसी को नहीं बताया है। मुझमें ताकत की कमी हो सकती है, लेकिन समझे गए इच्छाशक्ति रून की संख्या के मामले में मैं अनजाने में ही रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी के नंबर 1 विशेषज्ञ के स्तर पर पहुंच गया हूं। लिन युआन को स्पष्ट रूप से पता था कि उसने एक ऐसा लाभ प्राप्त किया है जिसके बारे में दूसरे लोग केवल सपने ही देख सकते हैं। ये था लॉ रून की ऊर्जा का एक अंश प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना, जो निश्चित रूप से इच्छाशक्ति रून की समझ की क्षमता को बढ़ाएगा। हालांकि लिन युआन को अभी भी नहीं पता था कि लॉ रून क्या होता है। जब मून एम्प्रेस ने लिन युआन की सोचती आंखों को देखा तो उसने समझाया, फैंटेसी वी में सुजरेन के रूप में विकसित होने के बाद अगर वे मिथ ब्रीड तक पहुंचना चाहता है तो विल पावर रून को लॉ रून में बदलना होगा। फिर चंद्र महारानी ने बेपरवाही से कहा, इच्छाशक्ति रून दुनिया की इच्छा को समझने के लिए हैं, जबकि कानून रून दुनिया के नियमों को समझने से पहले उन्हें किसी ऐसी चीज में बदलना है जिसका उपयोग किया जा सके। इसलिए मिथक नस्लों और काल्पनिक नस्लों के बीच एक बड़ा अंतर है। ज्ञान से जुड़े कुछ सवाल पूछने के बाद लिन युआन और चंद्र महारानी ने सवाल जवाब का अभ्यास किया। लिन युआन के सवाल पूछने पर चंद्र महारानी अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके जवाब देतीं। साथ ही चंद्र महारानी लिन युआन को अपने ज्ञान की नींव मजबूत करने में भी मदद कर रही थीं। प्रश्न और उत्तर गुरु और शिष्य जोड़ी के लिए सचमुच आनंददायी थे। लिन युआन के चले जाने के बाद कोल्ड मून जेड जैसी मेज की ओर चली गई और एक छोटा सा नाजुक बर्तन उठाया जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह चमकता हुआ चीनी मिट्टी का बना हो। फिर उसने एक कप चाय डाली जो एम्बर रंग की थी। कोल्ड मून ने चाय का प्याला चंद्र महारानी को सौंपते हुए कहा, महारानी, बहुत समय हो गया जब आप इतनी खुश थीं। चंद्र महारानी ने चाय का कप उठाया और अंबर रंग की चाय का एक घूंट लिया, जिससे एक ताज़ा मीठा स्वाद आया। एक शिष्य होना वाकई बहुत अच्छा लगता है। जब मैं एक युवा साथी को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखता हूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने युवा रूप को देख रहा हूं। जब चंद्र महारानी बोलती थीं तो उनके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े होते थे। शायद ये गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्रदान करने की संतुष्टि थी। ... रेडिएंट मून पैलेस के आंतरिक महल से बाहर निकलने के बाद लिन युआन रेडिएंट मून पैलेस के दूसरी ओर चला गया, जहां आध्यात्मिक सामग्री का भंडार था। लिन युआन के पास पहले से ही रिवाइवल सॉइल थी, इसलिए उसे बस 1 लीटर ग्रासवुड फाउंटेन वाटर और 2 महोगनी ट्री कोर की आवश्यकता थी। ये 2 आध्यात्मिक तत्व बाहरी दुनिया में दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन लिन युआन वास्तव में चिंतित था कि वह उन्हें रेडिएंट मून पैलेस की तिजोरी में नहीं पा सकेगा। आखिरकार इन आध्यात्मिक तत्वों का ग्रेड तिजोरी में नियमित आध्यात्मिक तत्वों की तुलना में स्पष्ट रूप से कम था। लिन युआन के मुलायम बालों के भीतर एक लाल क्रिस्टल मकड़ी चुपचाप लेटी हुई थी और यह 1 सेंटीमीटर की मूर्ति की तरह थी। यह कोई और नहीं बल्कि रक्तबीज की माँ थी। ये वर्तमान में एक अजीब स्थिति में थी। लिन युआन के बालों के अंदर रक्तबीज की माँ लगातार लिन युआन के शरीर से बहुत शुद्ध आत्मा क्यूई उत्सर्जित होते हुए महसूस कर सकती थी। फेस को शुद्ध आत्मा क्यूई पसंद थी और जब रक्तबीज की माँ ने लिन युआन की आत्मा क्यूई को महसूस किया तो उसे लगा कि यह उतना बुरा नहीं है जितना उसने अपने पथ रक्षक होने की कल्पना की थी। फेस के विचार बहुत सरल थे और लिन युआन की प्लांट स्पिरिट क्यूई ने ब्लिडबैथ की माँ को मिलनसार महसूस कराया। इस प्रकार लिन युआन की उसकी छाप स्वाभाविक रूप से पहले से बेहतर थी। लिन युआन को पता था कि रक्तबीज की माँ उसके बालों में छिपी हुई थी, इसलिए उसने कहा, वरिष्ठ, मुझे भविष्य में आपको परेशान करने की आवश्यकता होगी। खूनी माता ने हल्की सी खर्राटे भरी और लिन युआन की नाक पर कूदने से पहले अपने पैर ऊपर उठाए। मुझे सीनियर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे खूनी माता कह सकते हो। सामान्य समय में मुझे मत बुलाओ। जब तक तुम किसी निश्चित मृत्यु की स्थिति में न हो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। बोलने के बाद रक्तबीज की माँ लिन युआन की नाक से कूद गई और लिन युआन की छाती पर पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स पर उतरी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्ते पर एक सजावटी लाल क्रिस्टल मकड़ी थी और यह बेहद उत्तम था। यदि कोई ध्यान से देखे तो भी ये पता लगाना असंभव था कि मकड़ी एक जीवित प्राणी है। रेडिएंट मून पैलेस के आध्यात्मिक घटक तिजोरी में जाने के बाद लिन युआन ने देखा कि हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने 3 आत्मा परिचारक थे। उसने पहले भी 2 आत्मा परिचारकों का सामना किया था क्योंकि वे मंडप की सफाई करने आए थे।
चूंकि लिन युआन ने हवा के झोंकों से बेकार की बातचीत सुनी थी, इसलिए उसे अभी भी उनके नाम स्पष्ट रूप से याद थे। शानदार मेकअप वाली लड़की का नाम जिन क्यू था और बिना मेकअप वाली लड़की का नाम वेन यू था। दूसरी लड़की के बारे में बात करें तो लिन युआन का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। जब तीनों ने लिन युआन को आते देखा तो जिन क्यू की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से झुकने के लिए आगे बढ़ी। लॉर्ड लिन युआन, बहुत समय हो गया है। लिन युआन ने सिर हिलाया और एक टोकन निकाला जिस पर 2 अर्धचंद्र बने हुए थे और कहा, मैं कुछ आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करने के लिए तिजोरी में आया हूँ। जिन क्वी ने तुरंत जवाब दिया, भगवान लिन युआन को किन आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता है? मैं अभी जाकर उन्हें तैयार कर दूंगा। लिन युआन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे 1 लीटर ग्रासवुड फाउंटेन वाटर और 2 महोगनी ट्री कोर चाहिए। जब जिन क्यू आगे आए तो उसका इरादा वेन यू और दूसरे आत्मिक सेवक को रोकने का था। वह वेन यू और दूसरे आत्मिक सेवक को बोलने का मौका भी नहीं देना चाहती थी। उसने सोचा कि वह लिन युआन को उसकी संतुष्टि के लिए जो भी आध्यात्मिक सामग्री मांगेगी वह जरूर देगी। लेकिन जब उसने सुना कि 1 लीटर ग्रासवुड फाउंटेन वाटर और 2 महोगनी ट्री कोर मांगे गए हैं तो वह उलझन में पड़ गई और 2 सेकंड के लिए वहीं अचंभित खड़ी रही। दूसरी आत्मा परिचारिका, जिसे लिन युआन नहीं जानता था, उसके पास गई और लिन युआन से सम्मानजनक लहजे में कहा, भगवान लिन युआन, तिजोरी में महोगनी ट्री कोर तो हैं, लेकिन कोई ग्रासवुड फाउंटेन वाटर नहीं है, क्योंकि लीनिंग मून माउंटेन की कमर पर स्थित धारा ग्रासवुड फाउंटेन वाटर से बनी है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ ले आता हूँ। जिनकी चुपचाप उस युवा लड़की को घूर रही थी। उसने नहीं सोचा था कि 2 सेकंड की स्तब्धता किसी को बातचीत में दखल देने की अनुमति देगी। जब युवा लड़की ने जिनकी को घूरते हुए देखा तो उसने भी बिना किसी परेशानी के उसे घूरा। अब तक जिन क्यू को वास्तव में समझ में नहीं आया कि लिन युआन महोगनी ट्री कोर और ग्रासवुड फाउंटेन वाटर क्यों चाहता था, लेकिन उसने फिर भी निर्णायक रूप से हस्तक्षेप किया। भगवान लिन युआन, मैं पहाड़ की कमर पर जाऊंगी और आपके लिए ग्रासवुड फाउंटेन वाटर लाऊंगी। लिन युआन अवाक रह गया क्योंकि उसकी अटकलें वास्तव में सही थीं। उसे जिन आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता थी वे बाहर दुर्लभ थीं, लेकिन रेडियंट मून पैलेस की तिजोरी में प्रवेश करने के लिए भी योग्य नहीं थीं। ग्रासवुड फाउंटेन वाटर की पूरी धारा कितने लीटर है? धन की मात्रा बेतुकी है। लिन युआन को सिर हिलाते देख जिन क्यूई ने तुरंत ग्रासवुड फाउंटेन वाटर लाने के लिए लीनिंग मून माउंटेन की कमर की ओर जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जब वह जाने वाली थी तो उसने अचानक सोचा, क्या मैं दूसरों को मौका नहीं दे रही हूं अगर मैं जाकर ग्रासवुड फाउंटेन वाटर लाऊं? जिन क्यू ने तुरंत एक योजना बनाई और उस छोटी लड़की को साथ ले गई जिसने उसे बीच में रोक दिया था। शीशी, मेरे साथ ग्रासवुड फाउंटेन वाटर लाने चलो। चूंकि लॉर्ड लिन युआन को कुछ की आवश्यकता है, इसलिए हम और लाएंगे और इसे तिजोरी में जमा करेंगे। शीशी नामक युवा लड़की को जिन क्वी ने अनिच्छा से रेडियंट मून पैलेस से खींच लिया था। ये 2 बुराइयों में से कम बुराई का सिद्धांत था। जिन क्वी की नज़र में शीशी के पास वेन यू से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी शक्ति थी। एक युवा लड़की के विचार ऐसी चीजें थीं जिन्हें लिन युआन समझ नहीं पाएगा और न ही अनुमान लगा पाएगा। वर्तमान में केवल वेन यू नामक आत्मा परिचारिका ही बची थी। लिन युआन ने इशारा करते हुए कहा, ऐसा हुआ कि मुझे कुछ अन्य आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता है। तुम मेरी इसमें मदद क्यों नहीं करते? वेन यू ने सिर झुकाया और लिन युआन के आगे बोलने का इंतजार किया। फिर उसने कागज के एक टुकड़े पर अपनी ज़रूरत की सारी आध्यात्मिक सामग्री लिख ली। ये सभी आध्यात्मिक सामग्री जीनियस और चिमी को लीजेंड क्वालिटी तक पहुंचने के लिए ज़रूरी थी। जीनियस और चिमी के पास अभी तक उपयुक्त इच्छाशक्ति रून नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी गुणवत्ता को पहले लीजेंड में अपग्रेड किया जा सकता है। वेन यू ने कागज प्राप्त किया और उत्तर दिया, लॉर्ड लिन युआन, ये आध्यात्मिक सामग्रियां तिजोरी में उपलब्ध हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप यहाँ मेरा इंतजार करेंगे या मेरे साथ प्रवेश करेंगे? चूंकि लिन युआन के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने कहा, तब हम साथ साथ प्रवेश करेंगे। रेडियंट मून पैलेस की तिजोरी के अंदर जाने पर लिन युआन ने सभी प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री देखी और वे सभी अलग अलग रैक पर अलग अलग सामग्रियों के बक्सों में छांटे गए थे। आध्यात्मिक सामग्रियों की अलग अलग विशेषताओं के कारण उनके भंडारण बक्से भी विशेष रूप से विशिष्ट होने चाहिए थे। लिन युआन वास्तव में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियों को देखकर चकित था। वेन यू इस जगह से बहुत परिचित थी, इसलिए उसने लिन युआन की ज़रूरत की सभी चीज़ें इकट्ठा करने और उन्हें एक फिश स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करने में बस एक पल लिया। जब लिन युआन ने फिश स्टोरेज बॉक्स प्राप्त किया और वेन यू के साथ बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी तो उसे अचानक जोर से खांसी आ गई। वेन यू ने अपना मुंह रुमाल से ढक लिया, लेकिन रुमाल अभी भी ताजे खून से रंगा हुआ था। जाहिर है उसने पहले भी खांसी की थी। हिंसक खांसी के बाद वेन यू ने मुड़कर लिन युआन को प्रणाम किया। क्षमा करें लॉर्ड लिन युआन, मैं असभ्य था। लिन युआन देख सकता था कि वेन यू जब बोल रही थी तो वह काफ़ी आशंकित थी। उसने वेन यू की ओर देखा और कहा, इसमें कोई असभ्यता नहीं है। मनुष्य नश्वर है।
कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वस्थ कैसे रह सकता है? वेन यू ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराहट बिखेरी। लिन युआन ने फिर उस रात की बेकार की बातचीत को याद किया और पूछा, आत्मा परिचारकों के बीच प्रतिस्पर्धा का दबाव कठिन होना चाहिए, है ना? वेन यू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आत्मा परिचारक हर साल चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। अगर हम मानक तक नहीं पहुंचते हैं तो हम आत्मा परिचारक बनने की अपनी योग्यता खो देंगे। वेन यू के जवाब के बाद लिन युआन ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे चौंका दिया। अगर आत्मा सेवकों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है तो क्या किसी को बचाने के लिए जड़ों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाना उचित है? वेन यू को उम्मीद नहीं थी कि उस रात की बातचीत को कोई सुन लेगा, और वह वास्तव में नहीं जानती थी कि लिन युआन के अचानक सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। उसकी प्रतिभा को मूल रूप से शीर्ष 3 में स्थान दिया गया था, लेकिन किसी को बचाने और अपनी जड़ों को घायल करने के बाद उसका प्रदर्शन गिर गया था और अब वह सबसे नीचे थी। वह पहले से ही तय कर चुकी थी कि वह एक आत्मा परिचारिका के रूप में अपनी योग्यता खोने वाली है। तब से उसे अपने साथियों से हर तरह की बदमाशी और दमन सहना पड़ा। जिस व्यक्ति को उसने बचाया था वह पहले तो कृतज्ञता से भरा हुआ था, लेकिन उक्त व्यक्ति ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली और यहाँ तक कि उसे धमकाना भी शुरू कर दिया। ये कठोर वास्तविकता थी। क्या वेन यू को इसका अफसोस था? शायद, लेकिन बिना किसी परवाह के भागने से पहले उसने सोचा भी क्यों नहीं। क्या यह मूर्खतापूर्ण था? अब ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण लग सकता है। फिर भी, चाहे वह कितनी भी मूर्खतापूर्ण या पछतावे वाली क्यों न रही हो, उस समय उसके कार्य उसके वास्तविक स्वरूप के अनुरूप थे। जब लिन युआन ने देखा कि वेन यू अपने होंठ काट रही है और लंबे समय के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वह मुस्कुराया। तमाम बदमाशी और दमन सहने के बाद अगर वह बिना किसी हिचकिचाहट के ये कह पाती है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है, तो यह निश्चित रूप से झूठ होगा। वह वास्तव में एक सच्ची और दयालु इंसान है जिसे पाना काफ़ी मुश्किल है। लिन युआन ने मुड़कर इशारा किया। बाद में, तुम मुझे ग्रासवुड फाउंटेन वाटर को उस मंडप तक लाने में मदद करोगे जहां मैं रह रहा हूं। मैं पहले लौटूंगा। वापस लौटते समय रक्तपात की माँ, जो अब तक चुप थी, बोली, क्यों? क्या उसने तुम्हें छुआ है और तुम अब उसके घाव भरना चाहते हो? रक्तबीज की माँ का स्वर उपहासपूर्ण लग रहा था। जो फिर इस वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सक्षम थे, उन्होंने पहले ही सहानुभूति की अवहेलना कर दी थी। प्राकृतिक चयन और योग्यतम का जीवित रहना, ये फे के लौह नियम थे। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि उसने अपना रास्ता खुद चुना है तो उसे दृढ़ रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अपने दांत पीसने चाहिए। रक्तपात की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और पत्ते पर लेटी रही। फिर उसने लिन युआन को फिर से कहते सुना, लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ कि जब मैं अभी भी सक्षम हूँ तो उसका मूल इरादा गलत नहीं है। बोलने के बाद लिन युआन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसका पता नहीं चल पाया। लाल मकड़ी थोड़ा कांप उठी और उसकी आभा कोमल हो गई। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क टॉस साइट।